एंड देन नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो है हम देखेंगे व्हाई दिस हैज बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. लास्ट फ्रंटियर आर द कंट्रीज जिनके साथ वी नेवर हैड अ वेरी गुड रिलेशन, नाउ वी आर वेरी एग्रेसिवली मूविंग टू दीज कंट्रीज. अभी हम पढ़ेंगे कि हम रातों रात क्यों सारा शिफ्ट करने की कोशिश करी हमने. So breakdown of USSR was very much related to this soft power. This was an idea of track to diplomacy between India and Pakistan. Neem Rana dialogue. So ये इंटरनेशनल रिलेशन मेंस में कौन से पेपर में आता है? GS2 ये आपको पता होगा. एक बेसिक सा देख लेते हैं, इसका टोटल मार्क्स वेटेज कितना है. नाउ यू मस्ट बी नोइंग 2019 के बाद से द प्रीलिम्स में स्पेसिफिकली द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हैज शिफ्टेड ड्रास्टिकली. पहले हुआ करता था कि सिर्फ पॉलिटी इकोनॉमी से ही कितने ऑलमोस्ट 60-70 क्वेश्चंस वर देयर, वो दिन चले गए. अब नाउ ऑलमोस्ट 15-20 क्वेश्चन जो हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं. अब तो वो दिन चले गए कि लोग पॉलिटी इकोनॉमी से प्रीलिम्स क्लियर कर लेते थे. So you have to be very clear with this thing. So I'll very strongly suggest to people give equal importance to every paper. This is science and tech is there, ecology environment in this, and this international relations are there. International relations se you'll be surprised if we take mapping also, there are almost 10 to 12 question in prelims. Ecology environment se to 20 question aate hain aajkal. And science and tech and international relations है, इसका थोड़ा बहुत overlapping is there. And geography के साथ भी there is slight overlapping of international relations. सो आप लोगों का ज्योग्राफी तो नहीं हुआ, फिर भी विल ट्राई जितनी हम मैपिंग कर पाए. मैपिंग भी विल ट्राई कि हम इसी में कर लेंगे जो इंटरनेशनल रिलेशंस की है. सो प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट 12 क्वेश्चंस आर देयर इफ वी इंक्लूड मैपिंग ऑल्सो. 12 क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन से. एंड मेंस में तो फिक्स है, मेंस में GS2 में 10 मार्कर के 2 क्वेश्चंस विल बी देयर एंड 15 मार्कर के 2 क्वेश्चंस विल बी देयर. कितना हो गया टोटल? 50. टोटल 50 मार्क्स आउट ऑफ 250 मार्क्स 50 मार्क्स, ये तो फिक्स रहता है, राइट. सो दिस इज द वेटेज ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. एंड वी नो इसमें 50 नंबर का है एंड इसमें 12 क्वेश्चंस आर देयर. सो इट मीन्स यू हैव टू गिव इक्विटेबल अमाउंट ऑफ. ऐसा भी नहीं कि यू कंप्लीटली हैव टू इग्नोर दिस इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसा भी नहीं कि आप बुक्स की बुक्स पढ़े जा रहे हो इंटरनेशनल रिलेशंस की. दोनों बिल्कुल मत करना. इट्स वेरी ये मैं नहीं किसी को इनकरेज करूंगा. वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी जैसे आजकल लोग पीपल आर रीडिंग बुक्स फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री. वर्ल्ड हिस्ट्री का मुश्किल से मेंस में आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा. So give equitable importance to this thing, right? And for international relations, इसमें benefit is कि current affairs is important, but इसका current affair रातों रात नहीं बदलता. Ecology environment में तो there is an act, अभी Forest Conservation Act पूरा change कर दिया, तो इसमें तो रातों रात दुनिया बदलती है. International relations is a very safe place. होगा तो the change in current affairs is very tectonic. बहुत धीरे धीरे चीजें shift होती हैं. So आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो whenever you want to appear 2026, 2027, the things are relevant. एंड इसमें ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा यू हैव टू अपडेट योर करंट अफेयर्स. अभी का जो होगा वी विल बी कवरिंग एवरीथिंग जो भी हो रखा है. उसके बाद अगर मोदी जी कुछ बहुत चमत्कारी चेंज कर दें तो देन यू हैव टू कवर दैट थिंग. इसका बेनिफिट वो है. एंड सेकंड बेनिफिट इस तरह के पेपर्स में इंटरनल सिक्योरिटी भी आई गेस आई विल बी टेकिंग योर. सो इंटरनल सिक्योरिटी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, इसमें वेटेज इज फिक्स 50 नंबर का आना है एंड इट्स एक्सट्रीमली सिंपल. अभी हम पूरा पढ़ लेंगे, इसके अलावा यू डू नॉट हैव टू बॉदर एनीथिंग. कुछ भी मत पढ़िएगा दोनों के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए. ना कुछ नहीं पढ़ना. मुझे बोला इसके लिए कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको. अगर किसी का PSIR है तो वो अपना करता रहे. है किसी का यो PSIR? यू हैव डन PSIR? अभी शुरू ही नहीं किया. आप सब लोग कॉलेज में क्या? छोटे लग रहे हैं. आप भी कॉलेज में हो? अच्छा, आप भी कॉलेज में? आप भी हो? तुम भी कॉलेज में हो? बड़े छोटे हो तुम लोग. 20-21 साल के हो गए ना तुम लोग. 21 होगी ना तो शायद मिनिमम एज. अगस्त में 21 होना होता है शायद. सो बोथ फॉर इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनल सिक्योरिटी वट एवर विल बी डिस्कसिंग इन द क्लास, दिस इज मोर देन इनफ. और इसमें और अनदर थिंग इज, इन चीज़ों को ऑनलाइन भी जो स्टूडेंट्स हैं, आई विल एम्फसाइज दिस थिंग अगेन, ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स को आपको तो बहुत बाद में देना है. तो आपके पास तो बहाना भी नहीं, मेरे पास तो टाइम ही नहीं था करने का. डू एवरी स्मॉल टॉपिक वेरी दिस थिंग. अब मेंस बहुत कॉम्पिटिटिव हो गया ना, तो आप अगर डिजास्टर मैनेजमेंट छोड़ दो, यू डू नॉट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रिप ऑफ गवर्नेंस, या आपका एथिक्स में कुछ छूटा हुआ है, मुश्किल है फिर उसके बाद. तो आपके पास वो एक्सक्यूज नहीं कि छोटे टॉपिक्स भी यू हैव टू डू वेरी रिगरसली.
वर्ल्ड हिस्ट्री अलग चीज़ है, बाकी सब यू हैव टू डू दिस थिंग। 50 मार्क्स तो फॉर श्योर इंटरनल सिक्योरिटी इंटरनेशनल रिलेशंस आर कमिंग। एंड सेकंड थिंग इज दे आर वेरी सिंपल। GS2 में दिस थिंग आर कमिंग। अब पॉलिटी में द क्वेश्चंस आर कभी कभी थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये तो बहुत सिंपल थिंग होती है। इंटरनेशनल रिलेशन में क्वेश्चंस आर वेरी सिंपल। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन की आत्मा समझनी है, वो क्या पूछना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है, बहुत सिंपल होता है। यूएस के साथ क्या चैलेंजेस है, हमें यूएस से कैसे इंप्रूव करना है, बहुत बहुत सिंपल चीज़ है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं एकदम। हिस्ट्री भी आजकल स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आती, थोड़ी डेप्थ में पूछते हैं हिस्ट्री वो। ये और इंटरनल सिक्योरिटी तो बहुत ही सिंपल है, तो मतलब वी कैन से दिस इज द मोस्ट इजी लो हैंगिंग फ्रूट जो आपका मेंस में हो सकता है। और इसके मैं आई रिक्वेस्ट यू इतना जरूर पढ़िएगा, इसके अलावा कुछ मत पढ़िएगा, इससे अलावा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन इसका जो सिलेबस है आप लोगों को पता होगा, सिलेबस तो यू शुड बी रिमेम्बरिंग बाय हार्ट। नहीं किया तो आज ही कर लीजिएगा, फोटो कॉपी प्रिंट आउट करके उसको आपको स्टिक समवे जो आपकी रोज नजर पड़े सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में। सिलेबस तो यू मस्ट बी नोइंग बाय वर्ड व्हाट इज रिटन इन योर सिलेबस। यूक्रेन में लड़ाई हो रही है, गाजा स्ट्रिप में समथिंग इज हैपनिंग, साउथ अमेरिका में समथिंग इज हैपनिंग, आर ओनली फोकस विल बी व्हाट इट्स ग्लोबल इंप्लीकेशंस आर एंड व्हाट इज इंप्लीकेशन ऑन इंडियन इंटरेस्ट। इससे अलावा हमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। पेपर में इसी तरह की चीजें पूछी जाती हैं, दुनिया में हो रहा है, बट आर फोकस ऑफ स्टडी ओवर हियर विल बी व्हाट इज द इंडियन इंपैक्ट ऑफ दैट थिंग, हमें उस पर कैसे फर्क पड़ेगा। और वे एक्सप्लिसिटली सिलेबस में हर लाइन में इंटरनेशनल रिलेशन से मेंशन्ड है। तो सिलेबस का बहुत छोटे से हम लिखेंगे, करंट अफेयर्स कहाँ से कवर करते हैं आप लोग? करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर, तो उसके अलावा कुछ भी नहीं करते? अरे नहीं, इन जनरल है यार, फॉर नहीं करंट अफेयर्स सर सारे टॉपिक्स में इंपॉर्टेंट होता है। अभी तो न्यूज़पेपर ही है। अच्छा, आई विल सजेस्ट यू, किसी ने नहीं किया तो न्यूज़पेपर इज़ नॉट सफाइस, इट्स नेसेसरी बट सफिशिएंट नहीं है। तो आप एक कोई भी, हाँ तो बाजार में इतनी मैगजीन मिलती है, कोई भी मैगजीन आप उठा लीजिए, किसी भी प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट की, ऐसी मत उठाना। एंड मंथ की मैगजीन होती है, पतली सी होती है वो, 150-200 पेज की, तो इट्स अ वेरी डुएबल थिंग। मंथ में 200 पेज यू शुड बी कवरिंग। न्यूज़पेपर इज नॉट सफिशिएंट, उसमें सारा नहीं होगा। एवरीथिंग में मैगजीन या कुछ पर्टिकुलर, बट सर अभी तो इंटरेस्ट बनाने के लिए न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे थे करंट अफेयर के लिए। अब तो बन गया होगा इंटरेस्ट यार। तो मेरा ना अटेम्प्ट 2027 का है, तो बहुत लेट है यार। इधर मैंने सोचा मैगजीन सही नहीं रहेगी स्टार्ट करना। हाँ तुम तो फिर इंटरेस्ट बनाओ। बाकी जो 25-26 वाले हैं, आई सजेस्ट एक साल का आप अगर कंप्लीट करंट अफेयर देख लें तो इट्स रिकमेंडेबल। एक साल तक का तो पूछते हैं वो, और इट्स डूबल थिंग है, 200 पेज होता है महीने का, आप कर लीजिए। और जैसे जैसे किसी का पॉलिटी इकोनॉमी हो गया तो यू विल बी अंडरस्टैंडिंग कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट है पेपर में। इंटरनेशनल रिलेशन करेंगे तो आपको पूरा समझ आ जाएगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना। अरे लिख लिया, ये मोटा मोटा सिलेबस है। एंड आर कोर्स ऑफ एक्शन हम किस तरह करेंगे।
बंद हो गया। मेरे को नोटिफिकेशन आ रहा है क्लास एंड हो गया तो जल्दी से खत्म। अरे यार कोई बुला लो यार उसको। तुम लोग भी बंद कर सकते हो क्या? फिर तो ज्यादा हो जाएगा तुम्हें दे दिया सब। अरे बाहर जाके बुला ले, पे बैठा होगा वो डिस्टर्ब हो जाएंगे दूसरी क्लास वाले। बेल भी तो होती है ना हरिराम को बुलाने के लिए। हाँ बेल। ये रीना बेल बसता है क्या ये? ऑप्शन क्या ले रखे हैं आप लोगों ने? 27 वाले तो छोड़ो यार। आप भी 27 वाले हैं आप? अरे तुम्हारा मैथ्स है, बढ़िया यार। क्या कर रहे हो तुम? मास्टर्स में चल रहा है मैथ्स में? अच्छा कर लिया मैथ्स पूरा? चल रहा है। पेपर 1 हो गया? पेपर 1 नहीं वो ज़्यादा इजी है तो पेपर 1 नहीं अभी शुरू करोगे ना मतलब? अच्छा और बताओ बाकी लोगों का क्या ऑप्शनल है? तुम दोनों का तो सोशियोलॉजी है, तुम्हारा PSIR है, तुम्हें 26 में देना है? 26 में। एंड योर्स मैम? आपको भी 26 हो गया आपका ग्रेजुएशन? बंद कैसे हो गया? दिस विल बी आवर कोर्स प्लान। सबसे पहले तो 2-3 दिन हम डिस्कस करेंगे हाउ दिस इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज गेटिंग इवॉल्व। फॉरेन पॉलिसी होता क्या है, क्या फैक्टर्स हैं बाय विच वी आर चेंजिंग अ कंप्लीट फॉरेन पॉलिसी। देन आर नेबरहुड। नेबरहुड मतलब ये सब अपने पड़ोसी जो हैं, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, ये सब। नेबरहुड मतलब जिसकी वी आर शेयरिंग इधर मैरीटाइम बाउंड्री और दिस लैंड बाउंड्री। एंड देन नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो है हम देखेंगे वाई दिस हैज बिकम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जितना ओरिएटरी स्किल्स हैं मोदी जी के, उन्होंने बोला है जिनसे सरहद लगती है वो हमारे पड़ोसी नहीं है, जिनसे हमारा दिल लगता है वो भी हमारे पड़ोसी हैं। मोदी जी ने बोला है। सो दैट मतलब ही इज फोकसिंग ऑन नाउ एक्सटेंडेड नेबर। मतलब ही इज सेइंग आज जो एक्सटेंडेड नेबर्स हैं वी विल बी ट्रीटिंग देम एज इक्वलेंट टू आवर इमीडिएट नेबर्स। एक्सटेंडेड नेबर मतलब जिनसे हमारी डायरेक्ट बाउंड्री नहीं लगती। जैसे कोई ऐसा देश आजकल जिस पे बहुत फोकस हो हमारा, वेस्ट एशिया। वेस्ट एशिया हम पढ़े लिखे लोग हैं, मिडिल ईस्ट नहीं बोलेंगे। सीधा फर्क है कि मिडिल ईस्ट वो लोग बोलते हैं जो उसके उस साइड रहते हैं, मतलब ये अटलांटिक के उस साइड वाले रहते हैं। हाँ वेस्ट वाले जो रहते हैं, जो वेस्टर्न यूरोप में और यूएस में रहते हैं, उनके लिए ये ईस्ट का मिडिल वाला पार्ट है। हमारे लिए तो वेस्ट एशिया है ना, हम उसको वेस्ट एशिया बोलते हैं।
सो आज से कभी उसको हम मिडिल ईस्ट नहीं बोलेंगे, पेपर में नेवर राइट दिस काइंड ऑफ थिंग। एक बड़ा नेगेटिव वो आप पे वो पड़ेगा, आप तो PSI वाले हैं, आप लिखेंगे तो आपके नेगेटिव मार्क्स जाएंगे, हाँ सीरियसली जाएंगे, क्योंकि इतना तो पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सारी पॉलिसीज में हम उसको सिर्फ वेस्ट एशिया उसको लिखते हैं। सो वेस्ट एशिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर एक्सटेंडेड नेबरहुड, और जो हमारे नियर बाय हो बट एकदम हमारी डायरेक्ट बाउंड्री नहीं लग रही उनसे, एक वेस्ट एशिया इज देयर। और ये तो आप लोग बता सकते हैं, थोड़ा बहुत तो पढ़ रहे होंगे, साउथ ईस्ट एशिया बोल सकते हो। साउथ ईस्ट एशिया में मलेशिया, इंडोनेशिया और बाकी के वो जो आइलैंड्स हैं वो सब आएंगे। म्यांमार कह रहा हूँ, वियतनाम, कंबोडिया, लाओस सारे आएंगे उसमें, थाईलैंड, फिलीपींस, एंड उसके अलावा अरे वो तो उसी में आ गया पूरा साउथ ईस्ट एशिया में। एंड एक और ग्रुप ऑफ कंट्रीज आर देयर, वो थोड़ा ज़्यादा दूर है, अफ्रीका कंट्रीज स्लाइटली, एंड उसके बाद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। ये इस पे इतना ज़्यादा फोकस हो चुका है। इन द लास्ट 3 years आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैव कंप्लीटेड 2 summits फॉर ऑल द कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशिया। हाँ, जो उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान, दिस इज सेंट्रल एशियन रिपब्लिक। एक्सट्रीमली हाई फोकस हम इनके साथ पॉलिसी बना रहे हैं आजकल। विल सी हम इन पे इतना क्यों प्यार आ रहा है आजकल। एंड देन द लास्ट फ्रंटियर आर द कंट्रीज जिनके साथ वी नेवर हैड अ वेरी गुड रिलेशन, नाउ वी आर वेरी एग्रेसिवली मूविंग टू दीज कंट्रीज। अभी हम पढ़ेंगे कि हम रातों रात क्यों सारा शिफ्ट करने की कोशिश करी हमने। इंडिया नेबरहुड के साथ तो पहले से करते थे, ऑब्वियसली जो हमारा पड़ोसी है उसके साथ तो रिश्ते बनाने पड़ते हैं। ये जो एक्सटेंडेड और लास्ट फ्रंटियर है, इनके साथ वी आर, मतलब लास्ट 10-15 years में वी वांट टू हैव रिलेशन विद देम थिंग। इनके साथ तो ऐसी हालत थी, हमारे पास प्रॉपर एम्बेसी नहीं हुआ करती थी, एक कॉन्सुलेट था, एम्बेसी नहीं थी, मतलब एक प्रॉपर हमारे पास एम्बेसडर, सिटिंग हाई कमिश्नर कुछ नहीं हुआ करता था, एक कॉन्सुलेट सा हुआ करता था, थोड़ा सा बस कल्चरल एक्सचेंज था। अब हमने वेरी विग्रसली एक एम्बेसी, 4-5 कॉन्सुलेट, ये वो दुनिया भर की चीजें, फ्लाइट कनेक्टिविटी, एवरीथिंग वी आर इंश्योरिंग। नहीं, नॉर्थ कोरिया के साथ कुछ नहीं हमारा, एम्बेसी बना दी हमने। नहीं, नॉर्थ कोरिया से रिश्ते नहीं हमारे, क्या करेंगे उनसे बना के। लास्ट फ्रंटियर में जो एकदम दे आर वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, उससे ना हमारे कोई रिश्ते रखें, लेकिन आजकल देयर इज अ डिमांड ऑफ द करंट टाइम, जिस वजह से वी आर मूविंग टू दैट थिंग। कौन से देश हैं ऐसे? अरे चाइना पड़ोसी हमारा, चाइना से तो हम स्टार्टिंग से रखते हैं। वन इज अफ्रीका and another is साउथ अमेरिका, लैटिन अमेरिका। साउथ अमेरिका में भी आपने देखा होगा मोदी जी विजिटिंग वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली। और ये हाँ, ब्रिक्स तो यार, ब्रिक्स का पार्ट है ना ब्राजील तो, एंड इट्स अ पार्ट ऑफ G20 ऑल्सो, तो वहाँ तो जाते रहते हैं। बाकी हमारा वाइस प्रेसिडेंट, हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर, दे हैव विगरसली विजिटेड ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका। अफ्रीका तो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गया। ये हमारे लास्ट फ्रंटियर हैं जिनमें लास्ट 10 years में हमने स्टार्ट किया है। एंड देयर अ वेरी प्रोबेबल क्वेश्चन, की क्वेश्चन इन्हीं दोनों से आने। अब नेबरहुड से तो बहुत पूछते हैं वो। साउथ ईस्ट एशिया एक्सटेंडेड नेबरहुड, हाँ साउथ अमेरिका में आ गया ना अर्जेंटीना। तभी तो लिखा ना, इनके साथ हमारा आजकल रिलेशंस बेटर हुए हैं। अरे करेंगे ना। एंड ग्लोबल पावर के साथ तो ऑब्वियसली वी ऑलवेज हैव रिलेशंस। यूएसए इज देयर, रशिया इज देयर, और बाकी के वो मिडिल पावर्स बोलते हैं उनको, जो इनसे थोड़े छोटे हैं। ये दोनों तो ग्लोबल पावर्स हो गए। नाउ चाइना इज द इमर्जिंग पावर। नाम बहुत हैं इंटरनेशनल रिलेशन में, सबके अपने अपने नाम रखते रहते हैं। फिर बाकी कुछ होता है मिडिल पावर। मिडिल पावर मतलब दे आर रीजनल पावर, बट ऐसे ग्लोबल स्टैंड नहीं है उनका। जापान इज वन सच कंट्री, कोई ग्लोबल प्रेजेंस नहीं है उसका। फ्रांस इज वन सच कंट्री, फ्रांस हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडियन ओशन, बट ऐसे कोई ग्लोबल दादा नहीं बोलते उसको। इजराइल नहीं। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ये रीजनल पावर बोलते हैं इनको, मिडिल पावर्स बोलते हैं। और हम है बैलेंसिंग पावर। बैलेंसिंग पावर मतलब हमारा इन्फ्लुएंस उतना स्ट्रांग नहीं है, बट वी आर वन ऑफ दोज कंट्री जिनको लोग ऐसे होते हैं ना, पुश करते हैं लड़ाई में, जा तू लड़का रहा। अब उनको लगता है यार दूर के घर की जगह मैं कहाँ जाऊँ उसके घर में लड़ने। अब मैंने अपना एक दोस्त बना रखा है, अगर उस कॉलोनी में कोई लड़ाई होगी मैं उसको दे दूंगा वहाँ। सो वी आर वन ऑफ दोज मिडिल पावर भी नहीं, बैलेंसिंग पावर। एक लीवरेज की तरह यूज करते हैं हमें, ऑब्वियसली अगेंस्ट चाइना। ये तो इट्स वेरी ऑब्वियस थिंग। साउथ ईस्ट एशिया में, यूएसए में पूरा इतना क्यों यूरोप वाले बोल रहे हैं तुम क्वाड बनाओ, तुम ये करो वो करो, जस्ट टू इंश्योर कि इंडियन ओशन में हमारे एक दोस्त बैठा है वहाँ, क्योंकि उनका कुछ नहीं बनता आज कि वो हैव वेरी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री प्रेजेंस इन इंडियन ओशन, और यहाँ पे वो बैलेंस करें चाइना को। तो हमको एक बैलेंसिंग पावर की तरह दिखते हैं। ये नाम बहुत सारे बस ऐसे ही। ये दोनों तो ग्लोबल पावर्स हैं। एंड देन वी हैव रीजनल पावर लाइक जापान,
एंड ऑस्ट्रेलिया। ग्लोबल क्लास के साथ तो वी हैव रिलेशंस फ्रॉम व्हेन वी हैव आवर इंडिपेंडेंस, तब से हम इनके से रखते हैं। एंड दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडियन डायस्पोरा। आजकल इफ आई हैव टू प्रिडिक्ट कि मेंस में क्वेश्चन, प्रीलिम्स में तो क्वेश्चन कैन बी फ्रॉम एनीवेयर, प्रीलिम्स इज कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल। यूट्यूब में आपको कोई बता रहा है क्या प्रोबेबल है, सब बेकार की बातें हैं। यू हैव टू गिव योर टेस्ट सीरीज, दुनिया भर की आप टेस्ट सीरीज दीजिए, देन यू विल हैव अ गुड शॉट कि किस तरह के क्वेश्चन इज प्रोबेबल। प्रीलिम्स में नो वन कैन प्रिडिक्ट एनीथिंग। मेंस में क्वेश्चंस कैन बी ऑन एक्सटेंडेड नेबरहुड, लास्ट फ्रंटियर एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। मोस्ट प्रोबेबली इनमें से आएगा, अब यही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। एंड दिस इज नाउ मोस्ट रिलेवेंट फॉर इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ेंगे सारे खराब हो चुकी हैं, इतना ज़्यादा पोलराइजेशन है, पोलराइजेशन पूरी दुनिया में हो रखा है। एंड उनका बाय इफेक्ट बाय प्रोडक्ट जैसा हो रखा है कि सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन पोलराइज, मतलब एकदम दे हैव अ वेरी कॉन्ट्रास्ट, एकदम ब्लैक एंड व्हाइट वाले हो रखा है, एकदम पोलर डिसीजन होते हैं, या तो तू ठीक है या तो तू गलत सारे ऐसे हो रखे हैं। WHO इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। आप हम पढ़ेंगे जैसे इकोनॉमिक्स में तो मुश्किल होगा, विल ट्राई हम जितना WTO डिस्कस कर पाएं। WTO तो कंप्लीटली विल डिस्कसिंग इकोनॉमिक्स पार्ट में। WTO इज अ डिसफंक्शनल बॉडी, WHO इज अ डिसफंक्शनल बॉडी। अभी यूएस का हमारा पावर शिफ्ट हो गया, वो तो खतरनाक आदमी है, जो बची कुछ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी खत्म कर देगा वो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस इंटरनेशनल, कि इंटरनेशनल मैंडेट बैलेंस करने के लिए कुछ बॉडीज होनी चाहिए। हमारी बॉडीज ही फंक्शनल नहीं है, आधे दुनिया में लड़ाई हो रही है, हमने सिक्योरिटी काउंसिल बना रखी, ये बना रखी, वी हैव चार्टर, वी हैव दिस थिंग दैट थिंग, नथिंग इज वर्किंग ओवर हियर। तो दैट इज अ वेरी प्रोबेबल। अब ऐसे तो उल्टे सीधे आने लग गए, बट ऐसे में यू कैन राइट दिस काइंड ऑफ थिंग। हम थोड़ा उसका फिलोसफिकल थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे, दैट यू कैन राइट योर एसेस। ऐसे तो आजकल बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट आ रहे हैं ऐसे भी, तो उसमें आप कुछ भी लिख दो। एंड उसके अलावा इंडियन डायस्पोरा इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अभी आपने पढ़ा होगा ऑलमोस्ट $130 बिलियन का इस बार वी हैव गॉट दिस रेमिटेंसेस, $130 बिलियन का रेमिटेंसेस इज। हमारे आदमी यहाँ से पढ़ लिख के वहाँ पे नौकरी करते हैं, इधर दे आर डूइंग द व्हाइट कॉलर जॉब यूएसए वहाँ पे, या फिर दे आर डूइंग दिस मैनुअल जॉब करते हैं वेस्ट एशिया में। एंड वी ऑलवेज हैव दिस कल्चरल एक सिस्टम हमारा वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो वी लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स हैं, जो भी हमारे डिपेंडेंट है, तो वहाँ से एक बहुत अच्छा चंक वी सेंड, अब सैलरीज का बड़ी गुड अमाउंट ऑफ चंक वी आर सेंडिंग बैक टू इंडिया, एंड वो डॉलर्स में आता है। इंटरनल तो स्विच सिर्फ डॉलर में काम करता है और कोई करेंसी नहीं लेता हो, तो हमको डायरेक्ट डॉलर मिलता है उससे। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन इकोनॉमी इज गेटिंग $130 बिलियन एनुअली फ्रॉम दिस डायस्पोरा। डायस्पोरा मतलब इंडियन ओरिजिन के थे, जरूरी नहीं हो इंडियन सिटीजन हो, वो बहुत पहले छोड़ चुके, वो भी हो सकते हैं, पैदा हुए थे, कभी कोई तो पैदा भी नहीं होते, वो पैदा भी वहीं होते हैं। तो दोज आर इंडियन डायस्पोरा दैट हैव देयर रूट्स इन इंडिया, और दे आर सेंडिंग बैक मनी टू देयर पेरेंट्स आर डिपेंडेंट इन इंडिया। $130 बिलियन, दैट्स एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। ऑलमोस्ट 19 मिलियन पीपल आर ऑफ इंडियन ओरिजिन ग्लोबली, 19-20 मिलियन होंगे, 19 मिलियन मतलब 2 करोड़ लोग रहते हैं, एंड 2 करोड़ लोग भेज रहे हैं $130 बिलियन। तो ये इस तरह के फैक्ट्स हैव टू रिमेंबर। अभी आया रिपोर्ट, एंड वी आर बाय फार द मोस्ट लार्जेस्ट कंट्री दैट इज रिसीविंग द रेमिटेंसेस। और कहने को तो यार मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इज इन वेस्ट एशिया, बट अगर आप डेमोग्राफी देखेंगे तो वेस्ट एशिया में द पीपल आर इंगेज्ड इन थोड़ा सा या तो मैनुअल वर्क में है या ब्लू कॉलर जॉब्स में है, तो वहाँ ऑलमोस्ट 11 मिलियन पीपल रहते हैं, बट उतना पैसा नहीं भेज पाते। सो द मोस्ट, ये आपको ध्यान रखना, मैक्सिमम मनी दैट वी आर गेटिंग इज गेटिंग फ्रॉम यूएसए। वहाँ पे लोग बहुत कम है, कितने 30-40 लाख इंडियन ओरिजिन के लोग रहते होंगे, बट दे आर मोस्ट ऑफ देम आर एंगेज्ड इन व्हाइट कॉलर जॉब्स, या तो प्रॉपर जॉब कर रहे हैं या दे आर रनिंग द बिजनेसेस। आजकल तो सरकार में भी लोग हैं बहुत सारे, हाँ हाईएस्ट इनकम ग्रुप है जो फॉरेन नेशनल है उनमें। नहीं, टोटल में नहीं है, वो सब प्रोपेगेंडा है सब चीज़ें सच नहीं होती। जो इंटरनेशनल ग्रुप्स हैं उसमें इंडियन डायस्पोरा इज वन ऑफ द वेरी वेल टू डू फैमिलीज में आते हैं। तो मोस्ट ऑफ द रेमिटेंसेस कमिंग फ्रॉम यूएसए। कहने को तो वो 4 मिलियन ही रहते हैं वहाँ पे 20 मिलियन में से, मतलब 20% लोग हैं, बट दे आर कंट्रीब्यूटिंग ऑलमोस्ट 70% ऑफ ग्लोबल रेमिटेंसेस। तो ये आप ध्यान रखिएगा। ऑब्वियसली अमीर है तो वही सब भेजेंगे सारा। तो यूएसए इज द कंट्री दैट जिससे वो उनका रेमिटेंस लॉस सबसे ज़्यादा होता है, इंडिया इज द कंट्री सबसे ज़्यादा हम रिसीव करते हैं। हाईएस्ट डायस्पोरा भी हमारा है। आबादी इतनी है, हर तरफ लोग मिलते हैं। अभी देखा था अफ्रीका के छोटे छोटे सबसे रिमोट कंट्रीज हैं, साउथ सुदान, ये वो जो अभी बने, वहाँ भी इंडियन डायस्पोरा इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो इंडियन डायस्पोरा इज प्रेजेंट एवरीवेयर। अंटार्कटिका में होगा, वहाँ भी मिल जाएंगे हम। Right, so this will be our course plan. If I have to suggest, this is extremely important. Our last 20 is important, and this is extremely important. International organizations and जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है। आज तो बस कीवर्ड्स बहुत सारे होते हैं, थोड़े बहुत कीवर्ड्स देखेंगे। टुमारो विल स्टार्ट विद एवोल्यूशन।
टुमारो प्रॉपर कि कैसे हमारा फॉरेन पॉलिसी हैव इवॉल्व। स्कूल ऑफ थॉट्स में एक सबसे आता है कि होता किस तरह है। Majorly, these are the three school of thoughts in international relation. Realism means countries believe कि there is a complete quid pro quo या फिर एक exchange of things are there. अगर मैं बहुत पावरफुल हूँ तो you have to follow my dictate, you have to follow my norms, you have to follow my rules. मेरे हिसाब से the complete international relation will be following. जिसको प्योर हार्ड पावर बोलते हैं। हार्ड पावर के दो तरीके होते हैं, या तो मेरी मिलिट्री बहुत स्ट्रांग है जैसे रशिया कर रहा है, that's proper showcasing the its hard power. कि if you are not obliging, if you are not going according to my way, तो फिर या तो my way और highway वाला काम होगा, then I'll be completely excluding your complete country. तो वो प्रॉपर हार्ड पावर हो गया। एंड सेकेंड हार्ड पावर जो आजकल यूएसए करता है वो इकोनॉमिक हार्ड पावर। दे हैव कंप्लीट डॉलराइजेशन ऑफ द इकोनॉमी, वो सैंक्शन लगा देंगे आप पे, वो आपके जो फॉरेन एक्सचेंज है वो मुश्किल कर देंगे, आपके जो ग्लोबल फॉरेन रिजर्व में डॉलर्स होंगे वो सारे लॉक कर देंगे, आपको स्विफ्ट सिस्टम से निकाल देंगे। स्विफ्ट सिस्टम इज द ग्लोबल सिस्टम जिससे मनी एक्सचेंज हो सकता है। आप स्विफ्ट सिस्टम से बाहर हो गए तो दे कैन नॉट डू इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए फिर उनको कहीं से आपने इकोनॉमी में पढ़ा होगा, फिर उनको दूसरे बैंक अकाउंट बनाने पड़ते हैं, इसको नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो बोलते हैं। देन दे हैव टू डू द रीजनल करेंसी एक्सचेंज, जैसे हम रुपए रूबल में करने की कोशिश कर रहे हैं। रूबल इज द करेंसी ऑफ रशिया। सो सेकंड हार्ड पावर ये हो गई कि आपने इकोनॉमी को एज अ टूल यूज करने लग गए फॉर दिस थिंग। सो वो रियलिज्म हो गया। लोग जितना भी उसको फ्लावरी कर लें, इवन टुडे मोस्ट ऑफ द इंटरनेशनल रिलेशंस इज गोइंग बाय रियलिज्म। आजकल तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हो गई चीज़ें। एक वो हो गया ना कि बिल्कुल एक वेव चलिए डी ग्लोबलाइजेशन करना है सबको। पहले होता था सब अपने दरवाजे खोल रहे हैं, मैट में वेलकम लिखा है, आइए यहाँ पे आप पढ़िए, यहाँ पे आप नौकरी कीजिए, विल बी हैविंग कल्चरल एक्सचेंजेस, हम एक ग्लोबल सोसाइटी बनेंगे। जब वो आईसीटी रेवोल्यूशन हुआ था कि सब अपने आइडियाज एक्सचेंज कर सकते हैं, ग्लोबल वर्ल्ड बनेगा, ये बनेगा। नाउ थिंग्स आर गॉन। अब इट्स वेरी प्रॉपरली क्लियर कि कंप्लीट वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू डी ग्लोबलाइजेशन। सब ने अपने दरवाजे बंद कर दिए, एवरीवन इज हैविंग द प्रोटेक्शनिस्ट आइडियोलॉजीज। तो ट्रम्प आ गया, वो तो प्रॉपर प्रोटेक्शनिस्ट, तो दे आर वेरी इजीली सेइंग हम बंद कर देंगे, वी विल बी रिस्ट्रिक्टिंग डाउन आवर H1B वीजा, वी विल रिस्ट्रिक्टिंग डाउन आवर वर्क वीजा, ये भी बंद कर देंगे, वो भी बंद कर देंगे, विल बी मेकिंग दिस परमानेंट कार्ड, ग्रीन कार्ड, एवरीथिंग वेरी वेरी टफ, द नॉर्म्स विल बी मेकिंग इवन मोर टफर। और यूरोप में भी द सेम थिंग इज हैपनिंग। वो तो कह रहे हैं हम वी विल बी हैविंग अ वेरी लार्ज टेरिफ, वी विल बी इरेक्टिंग वेरी स्ट्रॉन्ग टेरिफ बैरियर्स। या तो आप यूरोप में आके प्रोडक्शन कीजिए, अदरवाइज यूरोपियन मार्केट विल नॉट बी अवेलेबल फॉर यू। सो दैट्स अ वेरी प्रॉपर थिंग कि कंप्लीट एक डी ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। वो क्लासिक एग्जांपल है रियलिज्म का। इकोनॉमिक बैरियर ही तो है, बोल दिया हमारी इकोनॉमी के साथ आप इंगेज नहीं कर सकते, आपको करना है आप हमारे यहाँ के प्रोडक्शन कीजिए। एंड जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए भी वेरी सिंपली एवरीवन इज सेइंग दिस थिंग कि ये तो मतलब ऐसे एक प्रोपेगेंडा की तरह है कि वो लोग आके हमारी जॉब ले रहे हैं। ये तो प्रॉपर प्रोपेगेंडा वो फैला रहे हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। जैसे उसका ग्रेटनेस कहीं चली गई थी, उसको ढूंढना है उसको वापस। हाँ वही, मतलब प्रोपेगेंडा इस तरह के स्प्रेड कराए जा रहे हैं। एक कंप्लीट पोलराइजेशन उसमें हमने स्टैब्लिश किया कि एक ये ग्लोबलाइजेशन वाली चीज़ फ्रॉड है। तो ये तो इट्स एस्टैब्लिश थिंग कि रियलिज्म इज द फैक्ट ऑफ मैटर नाउ। बीच में वो आइडियलिज्म वाली लिबरलिज्म की बात हुई थी कि एक वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल लिबरलिज्म के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग, कि लोगों में एक्सचेंज ऑफ कल्चर, एक्सचेंज ऑफ दिस थिंग, एक्सचेंज ऑफ दैट थिंग विल बी हैपनिंग। एक इंटरनेशनल रिस्पेक्ट होगी, एक हर दूसरे की सोवरेनिटी के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए वी विल हैव एक डिस्टेंस होगा और एक इंटरेस्ट होगा, एक रिस्पेक्ट होगी। हम इंक्लूड नहीं करेंगे किसी दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट में। वो लिबरलिज्म वाला आइडिया था। वो अब ये उतना फैक्चुअल है नहीं। एंड आइडियलिज्म तो वो राम राज्य यूटोपियन सोसाइटी वाला, कि एक बॉर्डरलेस कंप्लीट ग्लोबल ह्यूमनाइज सोसाइटी होगी, एक अलग अलग कंट्रीज होंगी, बट द कंट्रीज विल बी रूलिंग देयर ओन इंडिपेंडेंट टेरिटरी, बट ऐसे कोई इंटरनेशनल बॉर्डर्स या फिर इस तरह का कोई रिस्ट्रिक्शन ये वो नहीं होगा। परमिएबल बॉर्डर्स, परमिएबल मनी एक्सचेंज, परमिएबल ये पीपल लेबर एक्सचेंज, एवरीथिंग विल बी हैपनिंग। जैसे EU में होता है। EU इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियलिस्टिक सोसाइटी। EU में तो 19 कंट्रीज हैं जिनके इकोनॉमिक पॉलिसीज आर आल्सो सेम, यूरोजोन उसको बोलते हैं। इवन द करेंसी भी उसकी जो यूरो है वो यूरोपियन यूनियन की एक प्रॉपर करेंसी है, मतलब उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी भी सेम है। तो यूरोप को अगर इफ यू हैव टू सी एज अ कॉन्टिनेंट, इट्स एन आइडियलिस्टिक थिंग। उनकी बॉर्डर्स नहीं है एंड दे हैव अ शेंजेन एग्रीमेंट। शेंजेन एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग एक सिंगल वीजा लेना है। आप जब भी यूरोप घूमने जाओगे एक शेंजेन वीजा मिलेगा आपको, एंड यू कैन विजिट ऑलमोस्ट 29 कंट्रीज ऑफ द यूरोप। मतलब देयर इज नो इंटरनेशनल बॉर्डर। एंड एक सिंगल, अगर आप कभी यूरोप में पढ़ेंगे उसके बाद, तो उसके बाद उनके पास जैसे ग्रीन कार्ड होता है यूएस में, वैसे उनके पास अलग एक L4 करके बोलते हैं उसको, वहाँ पे काम करने के लिए। सो इफ यू हैव दिस स्पेसिफिक थिंग यू कैन वर्क ऑलमोस्ट इन 28 कंट्रीज ऑफ द यूरोप। मतलब योर इकोनॉमिक पॉलिसीज, योर पॉलिटिकल पॉलिसीज, योर इंटरनेशनल मूवमेंट, योर लेबर मूवमेंट, एवरीथिंग इज वेरी फ्री वहाँ पे। वो बस सपनों में होता है, ये यूरोप में होता है, इसके अलावा कहीं नहीं होता। एंड यूरोप में भी वी हैव सीन दिस थिंग। आप यू कैन राइट दिस काइंड ऑफ थिंग इंटरनेशनल रिलेशंस।
जब चीज़ें खराब होने लगती हैं, जब बुरा समय आता है, कोविड में वी हैव सीन दिस थिंग। जर्मनी और फ्रांस के बीच में बॉर्डर बना दिया गया था। जर्मनी वालों ने बोला था कि जर्मनी इज एक्सट्रीमली गुड, वहाँ प्रोडक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। यूरोप में इफ यू हैव टू से अ कंट्री दैट इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग इन इंटरनेशनल रिलेशन, दैट इज फ्रांस। बाय फार, वेरी सिंपली, दैट्स फ्रांस। फ्रांस का इंटरनेशनल पावर इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग एंड इकोनॉमिक पावर हाउस इज यूरोप, जर्मनी। जर्मनी के बराबर कोई नहीं यूरोप में। सो जर्मनी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन ऑफ बायो फार्मा कंपनीज एंड एवरीथिंग, प्रोडक्शन उनका स्ट्रॉन्ग था। तो वहाँ पे उनका पीपी किट्स, ये वो, उनके जो भी वेंटिलेटर्स एंड एवरीथिंग वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। सो दे हैव इरेक्टेड इंटरनेशनल, ये वहाँ पे बाउंड्रीज बना गई थी, और इंटरनेशनल जो ट्रेड हो रहा था बिटवीन जर्मनी एंड रेस्ट ऑफ द यूरोप, उन्होंने बंद कर दिया था। सो दैट्स एन एग्जाम कि जब बुरा समय आया तो फिर उन्होंने भी फिर ये ग्लोबलाइजेशन, आइडिया ऑफ आइडियलिज्म, या फिर फ्री मार्केट के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जिन्होंने बना रखा है, सारा बंद कर दिया था। सो दैट्स एस्टैब्लिश्ड थिंग कि अब हम सब वापस रियलिज्म की तरफ जा रहे हैं। आइडिया ऑफ रियलिज्म वाज इन वर्ल्ड वॉर टू, वर्ल्ड वॉर वन, वो तो एक्सट्रीम था। उसमें तो दे वर हैविंग दिस कि आर एग्जिस्टेंस हैज दिस कंप्लीट नेट जीरो इफेक्ट। एक जीरो सम गेम जैसा होगा, या तो मेरा इंटरेस्ट इसमें मैं कैटर कर सकता हूँ, या तेरा इंटरेस्ट कैटर कर सकता हूँ, हम दोनों खुश नहीं रह सकते एक घर में। सो दैट वाज द फैक्ट ओवर देयर। एंड as factually if you have to say, today the world is also moving to realism। वो एक नेट जीरो गेम की तरह बढ़ रहे हैं। या तो इधर माई इंटरेस्ट विल बी केटर्ड इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और योर इंटरेस्ट विल बी केटर्ड। वो ग्लोबल हार्मनी वाली चीजें बंद होगी। लिबरलिज्म जो बीच में चला था, और आइडियलिज्म कहीं नहीं होता। यूरोप इज एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियलिज्म। दो वर्ड लिख लेते हैं इनके, रियलिज्म, this school of thoughts believe that heart power this school of thought believes that heart power is the central factor heart power is the central factor in international dynamics। Heart power is central factor in international dynamics। Heart power means military or economic heart power। Second point, it is implicit that international relation is conflictual in nature। International relation is conflictual in nature। ब्रैकेट में लिख देना जीरो सम गेम। Zero sum game। Example, if you have to write during phase from World War I to World War II। During phase from World War I to World War II, whenever you are studying your world history, आप देखोगे उसमें the tension was so strong। If there was mobilization of troops, तो उससे भी लगता था लड़ाई होने वाली है। The tension between 2010 to 2014 was so strong। मतलब वो तो इनएविटेबल था, लड़ेंगे ये, विदाउट एनी फैक्टर। कोई इतना बड़ा कोई चीज भी नहीं होता, बस उनको बहाना चाहिए था, उनको लड़के रखेंगे एक बार। तो देयर वाज टेंशन इतने स्ट्रॉन्ग थे, दे वो एकदम प्रॉपर नेट जीरो गेम हो गया था। या तो घर में इसका इंटरेस्ट चलेगा तो मेरा इंटरेस्ट चलेगा, तो मेरे को ढंग से खाना मिलेगा तो इसको मिलेगा, बस दे वो फाइंडिंग कोई एक टिपिंग पॉइंट आ जाए जिससे हम लड़ लें। तो टेंशन 1910 से, मैं 2000 बोला था क्या, 1910 से 1914 तक, द 4 ईयर इतना ज्यादा टेंशन हो गया था। एंड दे वो जस्ट एक्सपैंडिंग द कॉलोनीज हर तरफ। लैटिन अमेरिका में दे वर एक्सपैंडिंग, अफ्रीका में हर जगह ढूंढ रहे थे, मोरक्को से लेके इथियोपिया तक, एवरीवेयर दे वर फाइंडिंग द कॉलोनीज। एंड एशिया में भी वो फॉर सिंगल रीजन कि फटाफट वी विल एक्सट्रैक्टिंग, यहाँ से जितने रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से जितना हम पैसा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, यहाँ से हम रॉ मटेरियल लेके अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन करें कि लड़ेंगे तो मारेंगे अच्छे से, या फिर हम इनसे जितना ज़्यादा हम रेवेन्यू एक्सट्रैक्ट कर सकें, अपनी कैपिटल बढ़ाएं जिससे कि हम अपनी मिलिट्री में ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर सकें। प्योरली बेस्ड ऑन रियलिज्म। सेकेंड वन इज लिबरलिज्म, लिबरल विचारधारा। Ideally, the world should be moving towards liberalism। This believes in respect of sovereignty, this believes in respect in sovereignty
and harmonious existence of various countries. Harmonious existence of different countries. Harmonious existence of different countries. Over here, international institutions are strong. आप इसको दोबारा लिखोगे घर पे? जी जी, ये मैं पेज नाम मुझे बना रहा हूँ। तो डबल मजदूरी क्यों करते हो? थिंग इज, मैं कॉपी जो थी वो भरी हुई थी, मेरे दिमाग से निकली, मैं अच्छा चल, आज मिली नहीं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रॉन्ग, ये लिखा था ना? मेरे पास कुछ लिखा हुआ नहीं है, बोल। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस आर स्ट्रॉन्ग एंड देयर इज रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, और वही जो आजकल लोग बोलते हैं रूल बेस्ड ऑर्डर शुड बी देयर। जैसे WTO के लिए नाउ एवरीवेयर, जैसे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंसेस देयर WTO, उसमें सिंपल बोलते हैं इंटरनेशनल ट्रेड शुड बी बेस्ड ऑन रूल ऑफ ट्रेड, रूल ऑफ लॉ। रूल बेस्ड इंटरनेशनल ट्रेड शुड बी हैपनिंग। अभी थोड़ा बहुत WTO विल बी टचिंग, अब देखेंगे जिसका जो मन आता है वो करते हैं इंटरनेशनल, मतलब जिसका नहीं, द पीपल दैट हैव एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और इकोनॉमिक प्रेजेंस। हम नहीं कर सकते कुछ भी, हम करेंगे हमको बाहर निकाल देंगे हर तरफ से। द पीपल दैट हैव एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पावर, उनको जो मन आता है वो करते हैं। अभी ट्रम्प इज देयर, यूनिलैटरली दे विल रिमूव, और अभी आप देखेंगे देयर आर GSPs होते हैं, अलग अलग प्रेफरेंसेज होते हैं। प्रेफरेंशियल ट्रेड इज देयर, मतलब इफ वी आर अ अंडर डेवलप्ड कंट्री, अंडर डेवलप्ड तो नहीं, वी आर डेवलपिंग कंट्री, सो वी हैव द राइट एंड वी हैव बीन प्रोवाइडेड ऑल द पावर्स इन WTO कि हमको एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलेगा। वी कैन नॉट, आज आप बोल दोगे कि कोल बंद कर दो, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, हम रातों रात सारा कोल प्रोडक्शन ही बंद कर दें, या फिर वी ओपन अप आवर कंप्लीट इकोनॉमी। आपको, आपके पास तो पूरा ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, एवरीथिंग इज देयर। US से वो यहाँ ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करके भी भेजेंगे, लॉजिस्टिक ऐड करके भी उनका कॉस्ट विल बी लोअर देन जो हम ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करते हैं। कोई चांस ही नहीं हम कंपीट कर सकते उनके साथ। सिमिलरली फॉर चाइना, चाइना का मैन्युफैक्चरिंग इज सो चीप, क्यों? उनका प्रोडक्शन कॉस्ट के लॉजिस्टिक 12% है, वो भी ऐड करोगे तो भी 10 रुपये की चीज मिल जाएगी। यहाँ का डोमेस्टिक प्रोडक्शन इज 15 रुपये, हमारा तो सारा मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो जाएगा। सो अंडर WTO देयर इज प्रेफरेंशियल ट्रेड, प्रॉपर्ली लिखा हुआ है, सब कुछ मिलना चाहिए। IPR के लिए, IPR के लिए इतनी बुरी तरह लड़ रहे हैं लोग। देयर इज एक्सप्लिसिटली रिटन कंपल्सरी लाइसेंसिंग इज अलाउड। अगर आपको ड्रग्स के लिए, अगर आपको स्पेसिफिक कोई कैंसर से मर रहा है उसके लिए सस्ती दवाई बनानी है तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग कैन बी डन। और आप WTO में देखोगे इतनी बुरी तरह रगड़ा जाता है, इतनी बुरी तरह, मतलब हम वो पूरा एल्यूमिनियम ट्रेड बंद कर देते हैं, वो पूरा अपना जितना भी हम वी आर एक्सपोर्टिंग मल्टीपल क्रॉप्स और ये वो सारा बंद कर देंगे वो, बिकॉज वी आर नॉट रिस्पेक्टिंग IPR। और कानून में है कि IPR के अंडर वी हैव बीन प्रोवाइडेड प्रेफरेंशियल गाइडलाइंस की, ठीक है, अगर हमको IPR अगले 15 साल का हमको मिला हुआ 10 ईयर की एक्सटेंडेड टाइम पीरियड में हमको अपना पूरा IPR तो समझ लेना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज के लिए। जैसे उनके फार्मास्यूटिकल इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वो फार्मास्यूटिकल लॉबी करता है US गवर्नमेंट को भी नहीं करता, उनका डीप स्टेट उन्हीं को करता है वो, कि आप यहाँ पे IPR वो कीजिए कि इंडिया में लोग, आबादी इतनी ज्यादा है, वी हैव हाईएस्ट पॉपुलेशन बर्डन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, दिस दैट, सारी बीमारी हमारे पास सबसे ज्यादा, तो उनकी मार्केट है बहुत बड़ी। और हम करते नहीं, हम क्यों करें भैया? यहाँ पे 500 रुपए की जो दवाई है अंडर पेटेंट दे गेटिंग फॉर 20,000 30,000 रुपीज, 500 भी नहीं, 100 रुपए का पत्ता मिल जाता है। तो फिर देन दे आर सेइंग कि कंपलसरी लाइसेंस यहाँ पे नहीं होना चाहिए। उसके लिए दे आर, मतलब रूल कानून कुछ नहीं चलता, अपने मन से वो सब कर रहे हैं। एंड सेम इज फॉर एवरीबॉडी, सारी इंटरनेशनल बॉडीज का ये हो चुका है। सो लिबरलिज्म का द बेसिक आइडिया, रूल ऑफ लॉ तब स्टैब्लिश होगा व्हेन देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। एंड सिमिलरली, सो जैसे अभी हम पढ़ेंगे ओशियंस में, चाइना इज डूइंग एनीथिंग दैट ही वांट्स इन द ओशियन, एंड द आयरॉनिक थिंग इज ही वाज द वन हु पुश्ड एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग फॉर UNCLOS. There is an international organization, international convention is there, United Nation Convention on Laws of Seas, कि सी के अंदर इंटरनेशनल कंडक्ट किस तरह होगा। He was the one country that pushed extremely strong for ratification of this convention, and he was the one of the first pioneer signatory of UNCLOS. और वही है जो UNCLOS के एकदम कीचड़ उड़ा रहा है। मतलब दे आर डूइंग, ऐसे मिट्टी जमा करी वियतनाम के पास मिट्टी जमा करी, बोला ये आइलैंड है, फिर 2-4 दिन में बोला ये चाइनीज टेरिटरी है, फिर 2-4 दिन में बोला ये पूरा जितना भी वाटर एरिया है, जो भी मैरीटाइम रिसोर्सेज है, सब चाइना का है। ही इज डूइंग इन साउथ चाइना सी। और इंडियन ओशन में जैसे दे आर ब्रिंगिंग इनका मिलिट्री फ्लीट, दे आर ब्रिंगिंग देयर एस्पेनियाज द वॉरशिप्स, दे आर ब्रिंगिंग इवन देयर सबमरीन्स, वो पूरा स्कैन करके आ रहे हैं और दे आर सीइंग एवरीथिंग दैट इज इन द कोस्ट ऑफ इंडिया। मतलब दे आर जस्ट नॉट फॉलोइंग UNCLOS, कुछ भी नहीं मान रहे वो।
तो हम देखेंगे कि इतनी बुरी तरह क्यों, तभी तो एवरीवन इज पुशिंग कि इंडियन ओशन में इंडियन प्रेजेंस शुड बी देयर। अब कोई मतलब नहीं रहा कि यूएसए वहां से यहाँ पे लाएगा, वो पुराने ज़माने की बात होगी जो आपने देखा होगा कि एक कंट्री जो है 2000-4000 किलोमीटर दूर अपना ट्रूप्स भेज रहे हैं, अब कोई नहीं भेजता। रशिया वॉज फाइटिंग द वॉर इन अफगानिस्तान, कहाँ रशिया है कहाँ अफगानिस्तान है। रशिया अगर अफगानिस्तान में जीत भी जाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर तरफ से पहाड़ों से गिरा है। थोड़ा बहुत ज्योग्राफी देख लेंगे, अफगानिस्तान इज कम्प्लीटली फिल्ड विद दिस थिंग, और वो डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब डबली तो नहीं बट इज एक्सट्रीमली लैंडलॉक्ड कंट्री, तो कोई अगर आप मतलब कुछ कर ही नहीं सकते वहाँ पे, अगर आप जीत भी जाओगे तो। अब वो जमाना नहीं रहा। सिमिलरली यूएसए अफगानिस्तान में लड़ रहा था, उसको जितनी जल्दी हो सका उसने बैकआउट कर लिया। आपको सरकार बनानी बनाओ, नहीं बनानी नहीं बनाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। दिस इज हाउ दे हैव कंप्लीटली विड्रॉन देयर ट्रूप्स फ्रॉम दिस थिंग। अब कोई नहीं भेजता ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड, इज वेरी वेरी फुलिश थिंग। कोई देश कहीं ट्रूप्स नहीं भेजता अपने। सो दैट्स वाई वो इस तरह के मिडिल पावर्स या हमारे जैसे बैलेंसिंग पावर पे सब हम पे लेवे करते हैं कि उस कॉलोनी में हम नहीं लड़ेंगे, हमने दोस्त बैठा रखा अपना, उसको पंप देते रहेंगे, जा लड़ ले जा लड़ ले। सो दिस इज द आइडिया बिकॉज लिबरलिज्म इज नॉट वर्किंग। एंड आइडियलिज्म, थर्ड वन, यूटोपियन आइडिया। Here the international dynamics is governed by moral principles and value systems. Moral principles and value system. इसका एग्जाम्पल बोल सकते हैं, यूरोपियन यूनियन इज एन एग्जाम्पल। उन्होंने इतनी लड़ाई कर ली, वेरी सिंपली दे हैव दिस थिंग, एक बहुत सिंपल सा आइडिया बनाया कि इफ वी हैव व्हाट इफ वी हैव कंप्लीट, इनको कोलैबोरेट करके एक सिंगल यूनिट बना दें यूरोप को, एंड वील हैव नो बॉर्डर, हम इकोनॉमिक इंटीग्रेशन एवरीथिंग विल बी डूइंग, तो कैसे लड़ेंगे। एंड दैट्स अ फैक्ट कि इफ, अब तो खैर नहीं रहा, बट एस्टैब्लिश अ फैक्ट है कि इफ देयर इज मूवमेंट ऑफ पीपल, देयर इज मूवमेंट ऑफ ट्रेड, देयर इज मूवमेंट ऑफ कैपिटल एंड द इकोनॉमीज आर इंटीग्रेटेड। अब बाकी की जो सरकार चलती है तो बोल ही सकते हैं कि कैपिटलिस्ट से चलती है, तो कैपिटलिस्ट कभी अलाउ ही नहीं करेंगे कि दो कंट्री कभी लड़े, कैपिटलिस्ट का सारा नुकसान होगा उसमें। सो दैट इज वन फैक्टर कि यूरोप उसके कभी लड़ाई नहीं। जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे, यूल बी स्टडिंग 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी, तो खुद लड़े और पूरी दुनिया में हर जगह जाके लड़े वो। 20th सेंचुरी के बाद यूरोपियन यूनियन बनने के 2-4 साल बाद उनको पीस अवार्ड मिल गया था। यूरोपियन यूनियन हैज बीन अवार्डेड, यूनाइटेड यूएन का पीस अवार्ड भी दे रखा उसको, बिकॉज क्योंकि उन्होंने पूरा इंटीग्रेशन ही कर लिया। आप कोई चांस ही नहीं कैसे लड़ोगे, क्योंकि पूरा एक तो वो एक कंप्लीट इकोनॉमिक भी क्या है, कंप्लीट एक सोशल हब की तरह बन चुका है। पीपल मूव कर रहे हैं, फिर तो कल्चर एक्सचेंज होता है। वही जो कैथेड्रल जितने स्ट्रॉन्ग हो रखे थे ये इसके साइड, पोलैंड के साइड, द सेम कैथेड्रल वाज नॉट रिफ्लेक्टेड इन इटली तक आ चुके थे। तो एक पूरा सोशल इंटीग्रेशन भी हो गया, तो एक वो कनेक्टिविटी वाली फील होती है, तो मेरा ही आदमी जो साइड बैठा हुआ है। सो ये एक आइडियलिज्म का आइडिया हो सकता है। अनदर वन इज नैम। NAM is एक्सेलेंट आइडिया, जो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1950s में। दैट वाज प्योरली बेस्ड ऑन कि एक आइडियलिस्टिक व्यू होना चाहिए एंड ऑल द डिसीजंस विल बी टेकन बेस्डली ऑन प्रिंसिपल्स एंड प्रिंसिपल ऑन एथिकल प्रिंसिपल। अब खैर NAM इज नॉन रेलिवेंट नाउ, तो इसके दो आइडिया एग्जांपल कैन बी देयर, NAM एंड यूरोपियन यूनियन, राइट। इन इसके बाद स्कूल ऑफ थॉट्स के बाद these are the keywords and you are expected to know meaning of these kind of keywords. आजकल आप एडिटोरियल पढ़ोगे तो उसमें शार्प पावर, एज पावर, पता नहीं क्या कौन सी पावर और आ गई है, वो तो नई नई चीजें। ये 3 आर द बेसिक थिंग। वेरी सिंपली इन इंटरनेशनल डायनामिक्स, पावर मीन्स एबिलिटी ऑफ अ कंट्री टू इंश्योर इट्स नेशनल इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। दे कैन बी डन बाय थ्रू कोहेजन, दे कैन बी डन बाय इन्फ्लुएंस। किसी भी तरह की एबिलिटी जिससे इट्स इंश्योरिंग कि इंटरनेशनल डायनामिक्स इज मूविंग अकॉर्डिंग टू माय नेशनल इंटरेस्ट, जो मुझे चाहिए उस हिसाब से सामने वाला काम कर रहा है। हार्ड पावर मतलब वही पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक, ट्विस्टिंग द आर्म, मार के जो मना रहे हैं, दैट्स हार्ड पावर। आजकल पीपल आर मूविंग बाय, अब मिलिट्री हार्ड पावर नहीं होता है बिकॉज मिलिट्री फाइटिंग एक्सट्रीमली कॉस्टली, बहुत महंगा काम है। तो इकोनॉमिकली दे आर डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स। आप सैंक्शन लगा देंगे, यू विल बी उसको कर्टेल कर देंगे, आप इंटरनेशनल ट्रेड बंद कर देंगे, यू विल बी कंप्लीटली रिमूविंग डॉलर इकोनॉमी, ये वो एवरीथिंग, जहाँ से भी आप कर सकते हो। सो हार्ड पावर इज अ रियलिटी। सॉफ्ट पावर आज के लिए नया नया है,
These kind of thing has emerged because of ICT revolution. ये सब कुछ ICT revolution है, जो ग्लोबलाइजेशन वाली बात थी, मतलब थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ना ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ICT revolution. अरे ICT मतलब वो टेलीग्राम व्हाट्सएप ये सब जो आ गए हैं, ये जो एक मतलब इस तरह के ग्लोबल जाइंट्स आ गए जिसने डिजिटली दे हैव एबल टू कनेक्ट एवरीथिंग. अगर इफ आई एम कनेक्टेड विद माई फ्रेंड इज जर्मनी, उससे होगा क्या, देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आइडिया, वेरी वेरी सिंपल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज देयर. अब फिर थोड़े थोड़े मेरे को पता चलेगा कि दिस इज हाउ आई विल बी एक्सपोज टू कल्चर ऑफ जर्मनी, एंड इवेंचुअली आई विल बी कंज्यूमिंग देयर कंटेंट, देयर आर्ट, देयर फूड, देयर लैंग्वेज. सो आइडियली होगा क्या, इवेंचुअली देयर विल बी एक आइडिया होगा कि आई एम कनेक्टेड टू द पीपल ऑफ जर्मनी. एक ग्लोबल सिटीजनशिप वाला जो बात करते हैं, वो ग्लोबलाइजेशन के बाद हुआ. आईसीटी रेवोल्यूशन वही कम्युनिकेशन, जो इंटरनेट कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन था, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन. उसके बाद ये सब हुआ कि एक सॉफ्ट पावर का भी आइडिया होना चाहिए. सो एवरीवन इज शोइंग कि दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट माय कल्चर इज, दिस इज व्हाट माय फूड इज, सी मैं कितना डाइवर्स हूँ, आई हैव डिफरेंट लैंग्वेजेस, डिफरेंट ये दिस थिंग, आई एम एक्सट्रीमली टॉलरेंट, मेरे पास डिफरेंट डेमोक्रेटिक आइडियाज आ देयर, लेफ्टिस्ट राइटिस्ट हर तरह के लोग मेरे पास रहते हैं. एंड देन उससे पीपल अट्रैक्ट होते हैं. एंड एक्चुअली पीपल कंट्रीज, ये पीपल दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड बिकॉज ऑफ दैट थिंग. अब किसी हाँ वेरी गुड, सॉफ्ट पावर अब आज के ज़माने में मीडियम है. आजकल सब प्रोपेगेंडा पे ही चल रहा है. हाँ, सॉफ्ट पावर से वो इसी तरह के प्रोपेगेंडा ही फैला रहे हैं. इसका एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल, एक बढ़िया एग्जाम्पल नहीं ध्यान आ रहा है उसका जिनसे इनकी बात वैलिडेट हो जाए, मैं सोचता हूँ मैं. एंड इंडिया इज द चैंपियन ऑफ सॉफ्ट पावर. ये तो इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज हमारे पास दुनिया भर की चीज़ें दिखाने को, और दिस गवर्नमेंट इज वेरी वेरी एंथुसियास्टिक कि सब दिखाएंगे हम. हाँ मतलब विश्व गुरु की बात करते हैं. मतलब ऐसा नहीं, दैट्स अ फैक्ट कि ऐसा नहीं हो सकता कि कल को विल बी बिकमिंग वन ऑफ द वेरी स्ट्रॉन्ग हार्ड पावर या ग्लोबल पावर. दैट्स अ फैक्ट, मुश्किल है वो हो पाना. 2050 तक भी वी आर सेइंग कि हमारा ग्लोबल ट्रेड, ग्लोबल शेयर, ग्लोबल जीडीपी एक स्पेसिफिक तक ही जा पाएगा. आज 7-8% है, ऐसा पता होगा ना. ग्लोबल जीडीपी का शेयर ऑफ इंडिया 7%, ट्रेड में 2%. ट्रेड, हमारा इंटरनेशनल ट्रेड इज एक्सट्रीमली लो. जीडीपी भी इसलिए ज़्यादा है क्योंकि हमारे मार्केट बहुत बड़ी है, तो खुद ही खर्च वर्च करके हम बढ़ा देते हैं अपनी जीडीपी. सो ग्लोबल ट्रेड में हमारा प्रेजेंस नहीं है. सो वी आर एस्टिमेटिंग 15-20% जाएगा 2050 तक, जब हम विकसित देश बन जाएंगे. तो उसके बाद भी वी नेवर बी दिस थिंग हार्ड पावर या ग्लोबल, दैट्स अ फैक्ट मैटर. बट होगा क्या कि विल बी दिस नॉलेज हब, उसको बोलते हैं ना विश्व गुरु, की दुनिया का जो आइडिया, नॉलेज, ये वो ये होगा, दैट विल बी कमिंग फ्रॉम इंडिया एंड विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल पोजीशन बिकॉज ऑफ आवर सॉफ्ट पावर. इस तरह का हम उसमें हमारे एक वो है कि दिस इज व्हाट वी कैन बिकम इन 2047. तो ये पूरा सॉफ्ट पावर एंड इंडिया इज चैंपियन ऑफ सॉफ्ट पावर. कहीं से जब देखिए योगा, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, हमारा म्यूजिक, आर्ट, ये वो, वी हैव डिफरेंट रिलीजन. जैसे बुद्धिज्म इज देयर, अब जाके हमें पता चला कि हमारे पास बुद्धिज्म है. इससे पहले तो ऐसा लगता था कि गवर्नमेंट हैज नॉट रियलाइज हमारे पास बुद्धिज्म है. साउथ ईस्ट एशिया में देयर इज पॉपुलेशन दैट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस. हम सेंट्रल एशियन रिपब्लिक की बात कर रहे थे, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान में दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग बुद्धिस्ट प्रेजेंस. अब वी आर कैपिटलाइजिंग ऑन दिस थिंग कि हमने तो वी आर द वन हु हैव सोर्स बुद्धिज्म, हमारे यहाँ से बुद्धिज्म सोर्स हुआ है. तो दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ आवर रिलेशन विद सेंट्रल एशियन रिपब्लिक. आप सरप्राइज हो जाओगे जान के, हमने सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के साथ, हमने 5 देशों के साथ अपने रिलेशन स्ट्रॉन्ग किए बेस्ड ऑन द फैक्ट हमारे वी आर द वन हु हैज ओरिजिनेटेड बुद्धिज्म. एंड सेम इज विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज. साउथ ईस्ट एशियन में इस्लामिक पीपल आर ऑल्सो देयर, बट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ बुद्धिस्ट पीपल आर देयर. एंड सिमिलरली हमारा जैसे आजकल वो राज कपूर वाला जो सेलिब्रेट कर रहे थे, राज कपूर पता होगा ना, पुराना हमारा फिल्म स्टार, हाँ 100th बर्थडे था. तो आज तक राज कपूर, उनके गाने के, देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन सेंट्रल एशियन रिपब्लिक. हाँ अरे रशिया का ही तो वो पार्ट है सेंट्रल एशिया, वहीं से यूएसएसआर में इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है आज भी इंडियन बॉलीवुड, इंडियन सॉन्ग्स का. वहाँ पे पीपल रिकॉग्नाइज शाहरुख खान. मतलब वहाँ पे हिंदी नहीं है, वहाँ पे इंग्लिश भी नहीं है, वो अपनी डब लैंग्वेजेस में दे आर सीइंग दिस काइंड ऑफ थिंग. सो मतलब इंडियन आर्ट, इंडियन बॉलीवुड, इंडियन फिल्म्स का इतना स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है. नाउ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेरी एंथुसियास्टिकली, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद अपने पैसों पे इस तरह की जो भी फिल्में होती हैं, दे आर डबिंग इन ऑल डिफरेंट लैंग्वेजेस एंड दे आर इंश्योरिंग कि वहाँ के प्रोड्यूसर्स में हम वो कर सके कि मतलब उस कंट्रीज में भी स्प्रेडिंग इंडियन फिल्म. आज की नहीं, पुरानी ज़माने वाली, आजकल की तो अजीब फिल्म बनती है. तो पुरानी फिल्म को वी आर प्रमोटिंग इन दीज कंट्रीज.
एंड दीज आर, अब सुन के बड़ा अजीब लगता होगा कि फिल्मों से दो देशों के रिलेशन कैसे बनेंगे, बट एक्चुअली द रिलेशंस आर एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग बिकॉज पीपल ऑफ द कंट्री, पीपल ऑफ जैसे कजाकिस्तान, किर्गिस्तान स्पेसिफिकली, पीपल आर एसोसिएटिंग इंडिया विद इंडियन फिल्म्स, इंडियन फूड, राज कपूर, इन चीज़ों के साथ। अफगानिस्तान में भी है ये सब। यूएसएसआर और उसका सोवियत इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा था। सोवियत में तो बहुत ही फेमस है इंडियन बॉलीवुड। एंड इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट इज वेरी वेरी प्रोमिनेंट नेगेटिव इम्पैक्ट इज, लोग बोलते हैं कि जब व्हेन यू स्टडी वर्ल्ड हिस्ट्री कि द ब्रेक डाउन ऑफ सोवियत यूनियन वाज बिकॉज ऑफ इट्स इकोनॉमिक डाउनफॉल। दैट्स अ फैक्ट कि देयर वाज एन इकोनॉमिक डाउनफॉल और उसकी वजह से वो हो रहा था। इकोनॉमिक डाउनफॉल भी इस वजह से था बिकॉज उसका मिलिट्री एक्सपेंडिचर वाज एक्सट्रीमली हाई। उसका जीडीपी टू मिलिट्री एक्सपेंडिचर वाज ऑलमोस्ट 20%। जीडीपी का 20% मिलिट्री में खर्च कर रहा था बिकॉज अब उसको बनाना है न्यूक्लियर बम, अब उसको बनाने, ही इज इंश्योरिंग कि अफगानिस्तान में वो यूएस से जीते। और यूएस बड़ा चालाक है, यूएस नेवर हैड वेरी स्ट्रॉन्ग बूट प्रेजेंस इन अफगानिस्तान। उसने पाकिस्तान के थ्रू तालिबान बनाया, ये बनाया, वो बनाया, उससे लड़ रहा है वो वहाँ पे जाके। एंड अफगानिस्तान, रशिया, यूएसएसआर इज सेंडिंग इट्स ओन ट्रूप इन अफगानिस्तान। वो बेवकूफ़ी वाला काम था। So that's a fact. Economic downfall is there, everything is there. But one of the very important reason why this USSR broke down because of soft power. आप पता होगा कि बर्लिन में एक वॉल थी, बर्लिन वॉल, मतलब एक वेस्ट जर्मनी हुआ करता था, एक ईस्ट जर्मनी हुआ करता था। वेस्ट जर्मनी वाज अ पार्ट ऑफ ये वेस्टर्न कल्चर जो पूरा वेस्टर्न यूरोप वाला था, एंड ईस्ट जर्मनी हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ द सोवियत थे। तो ईस्ट जर्मनी वालों ने देखा कि वहाँ पे सॉफ्ट पावर है ही नहीं, दे आर नॉट अलाउड टू हैव देयर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, वो नाच गाना नहीं कर सकते, दे कैन नॉट मूव आउट, दे कैन नॉट प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, दे कैन नॉट प्रोवाइड देयर आइडियाज, वो कुछ नहीं कर सकते, दे डू नॉट हैव द आइडिया ऑफ डिसेंट, दे हैव नथिंग ओवर देयर। सो जब ये ब्रेक बर्लिन वॉल जब टूटी है 88-89 में ये टूटी थी, सो देन दे हैव द आइडिया कि वहाँ पे द कल्चर इज वेरी वाइब्रेंट, दे हैव एवरीथिंग। उनको इफ दे वांट टू डू एनीथिंग, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज देयर, सोशल इंडिपेंडेंस इज देयर, दे हैव देयर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डिसेंट, सब कुछ उनके पास। तो दैट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग थिंग कि पूरा यूएसएसआर वहीं से ब्रेक हो गया। वेस्ट जर्मनी से ये यूक्रेन, देन उसके बाद जो ऊपर वाले लाटविया, ये एस्टोनिया, जितने भी थे, बेलारूस, एंड नीचे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक थे। वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन वाज देयर कि बर्लिन वॉल ब्रेक होने के बाद रातों रात उनको पता चला कि यार हम तो ऐसे ये तानाशाही में जी रहे हैं, हम तो इंसान वाला भी हमको ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है यहाँ पे। वी हैव टू सी व्हाट द गवर्नमेंट हैज वांटेड अस टू सी, वी कैन स्पीक व्हाट द गवर्नमेंट वांट अस टू स्पीक। हम ना कुछ नाच सकते हैं, हम ना बोल सकते हैं, ना कुछ कर सकते हैं। सो ब्रेक डाउन ऑफ यूएसएसआर वाज वेरी वेरी मच रिलेटेड टू दिस सॉफ्ट पावर, दैट्स अ फैक्ट। और बर्लिन वॉल ब्रेक होने के बाद तो एक टिपिंग पॉइंट आ गया कि लोग फिर मूव करने लग गए थे। दैट्स अ वेरी एम्बैरेसिंग थिंग कि देश एक बड़े देश से दूसरे देश में जा रहे हैं बोल के कि यार हमें आ नहीं रहना। नॉर्थ कोरिया से वो तो चलता है, लेकिन ऐसे किसी बड़ी प्रोमिनेंट देश हो तो दैट्स एन एम्बैरेसिंग थिंग फॉर दिस थिंग। और जो मेन लैंड में इंसान बैठा है फिर उसको भी दिखता है ये चीज़ कि कोई बॉर्डर का एरिया का आदमी यहाँ से दूसरे देश में जा रहा है। नाउ दीज पीपल आर सेइंग कि यार यू डू नॉट हैव एनी लाइफ, वहाँ पे प्रॉपर एक हमारे पास ग्लोबलाइज लाइफ है, वहाँ आज़ाद है, यहाँ पे नहीं है। तो वो एक टिपिंग पॉइंट था, एंड दिस इज द पावर ऑफ सॉफ्ट पावर कि देश भी टूटते हैं उससे। और आजकल ये नया चल रहा है स्मार्ट पावर, वही मतलब हार्ड पावर प्लस सॉफ्ट पावर। ये इस तरह के ये जिंगल्स बहुत सारे आते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, मतलब वही जो इंडिया करने की कोशिश कर रहा है। वी वांट टू हैव एन इकोनॉमिक प्रेजेंस, वी वांट टू हैव कि ये जो ग्लोबलाइज्ड वैल्यू सिस्टम है, ये जो जीवीसीज हैं, ये वैल्यू चेन्स है, जो ग्लोबल वैल्यू चेन्स हैं, ये जितना इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है, ये जो जितना भी इंटरनेशनल बॉडीज हैं, एक हमारे इसमें प्रेजेंस हो, दैट विल शो आवर हार्ड पावर। उसके साथ हमारा कल्चरल एक्सचेंज भी हो, तो एक वो स्मार्ट पावर की तरह दे रहे हैं। वरना ऐसा नहीं होगा ना कि यूनाइटेड नेशन में हमको परमानेंट सिटीजनशिप मिल जाएगी बेस्ड ऑन कि हमने योगा बना रखा है, ये नहीं होने वाला। इफ वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल प्रेजेंस इन ऑल डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस इज देयर, एंड हम एक वेरी प्रोमिनेंट रीजनल पावर हैं, और ऑब्वियसली हमारा आबादी तो है ही, वी आर 1/6 ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। तो तब देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस कि वी कैन एस्केलेट टू हायर टेबल्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। हमारे पास डांस है, योगा है बोल के थोड़ी हमको हर कोई सुनने वाला है। एक लिमिटेशन है सॉफ्ट पावर की, एक हद तक सॉफ्ट पावर से कुछ चीज़ें हो सकती हैं। सॉफ्ट पावर से हम इंटरनेशनल डायनामिक्स नहीं चेंज करने वाले। सो दैट्स व्हाई नाउ पीपल आर मूविंग। ये बहुत ही न्यू है। दिस हैज केम टू पावर बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, एंड ये जो है दिस इज एक्सट्रीमली न्यू। बस एक मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए आपको क्या है ये सब, मतलब समझ तो आ गया ना, सिंपल चीज़ें हैं। तो आप पहली बार 9 बजे क्लास हो रही है क्या आपकी? रोज 9 बजे होती है ना? आदत नहीं सुबह उठने की? थोड़ा थोड़ा सब सो रहे हो। सो एक एक लाइन लिख लेते हैं इनके लिए। पावर, अच्छा इसका एग्जांपल देखना हो सॉफ्ट पावर का, तो
पहले वी वर वेरी आइडियलिस्टिक, हम एक ही तरह की बातें करते थे कि सब सिद्धांतों से होगा, सब सिद्धांतों से होगा, फिर हमारी लड़ाइयाँ होने लग गई। हम बोलते थे चाइना के साथ हम सिद्धांतों से लोगे, वी विल बी हैविंग आवर प्रिंसिपल बेस्ड रिलेशन विद चाइना, हम पंचशील बनाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। देन चाइना हिट हिम सो हार्ड, इतनी बुरी तरह मारा हमको, देन वी रियलाइज कि सॉफ्ट पावर इज नॉट द सोल्यूशन फॉर एवरीथिंग। देन उसके बाद हमको समझ आया कि सॉफ्ट पावर हैज इट्स ओन लिमिटेशंस, सब कुछ नहीं हो सकता। देन वी शिफ्टेड टू आवर स्मार्ट पावर। उससे पहले तो हम प्योर सॉफ्ट पावर करते थे, नैम, पंचशील। हमने यहाँ तक बोला था वी हैव सेकेंडेड, वी हैव रेफर्ड कि हमारी जगह तो खैर क्या आई, बट एशिया में यू शुड गिव चाइना परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशंस, सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना को आप दे दीजिए। एंड बेस्ड ऑन हमारा अपना नहीं, बिकॉज ऑफ वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशन विद नेपाल, भूटान और बाकी की कंट्रीज में, हमारी वजह से मेनी कंट्रीज ऑफ एशिया ऑल्सो सपोर्टेड कि सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबरशिप शुड बी गिवन टू चाइना, बेस्ड ऑन आवर सॉफ्ट पावर की प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच होनी चाहिए, हम रिश्ते बनाएंगे, ये बनाएंगे। उसके 4 साल बाद इतनी बुरी तरह हमारा चाइना ने हमको, देन वी रियलाइज सॉफ्ट पावर हैज इट्स ओन लिमिटेशन। आज भी वी आर द चैंपियन ऑफ सॉफ्ट पावर, हमारे बराबर का सॉफ्ट पावर किसी में भी नहीं है। बट नाउ वी आर मूविंग टू स्मार्ट पावर एंड द बेसिक आइडिया ऑफ दिस थिंग इज, आजकल की हमारी जो गवर्नमेंट बोलती है वी वांट आवर स्पेस इन हाई टेबल्स। वो पुरानी बात हो गई कि हम ज़मीन पे काम करेंगे, आज भी हम ज़मीन पे हैं। वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रूप सपोर्टर इन ये पीस कीपिंग ऑपरेशंस में। ये लोगों को पता नहीं है, लोगों को लगता है कि पीस कीपिंग तो पता होगा, यूनाइटेड नेशन हैव दिस ओन स्टैंडिंग आर्मी, ब्लू कैप आर्मी, जो उनकी अपनी आर्मी है। अपनी आर्मी मतलब अपना इंसान तो नहीं है, ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्रीज आर ये contributing their troops over there. So India is the largest contributor in United Nation peacekeeping. लोगों को लगता है वेस्टर्न कंट्रीज ज़्यादा करते हैं, हम करते हैं। एंड इंडिया की जो पीपल दैट हैज डाइड इन पीस कीपिंग ऑपरेशन, नो कंट्रीज हैव इवन कम क्लोजर टू दैट थिंग। हमारा जो सेकंड वाला है उसका शायद हमसे आधे लोग मरे हैं। वी आर द वन हु हैज सैक्रिफाइस्ड मैक्सिमम लाइफ्स इन पीस कीपिंग ऑपरेशन एंड वी आर द वन हु हैव गिवन मैक्सिमम पीपल इन पीस कीपिंग फोर्सेज। गिवन द फैक्ट बाकी की देयर आर मल्टीपल कंट्रीज जिनकी आर्मी हमसे मल्टीपल फोल्ड्स बड़ी हैं, चाइना की आर्मी हमसे इतनी बड़ी है, बट स्टिल आज भी हम वो करते हैं। बट द फैक्ट हम स्मार्ट पावर की तरफ जा रहे हैं बिकॉज नाउ वी वांट कि अब हमको हाई टेबल्स में अपनी जगह चाहिए। जितने भी हाई टेबल्स हैं हर जगह हमको अपनी जगह चाहिए। वी आर चैलेंजिंग इंटरनेशनल ऑर्डर, हम बोल रहे हैं कि हम ब्रिक्स से ये चेंज कर देंगे, वो चेंज कर देंगे। वी आर द वन हु आर एडवोकेटिंग, हम डॉलर ही हटा देंगे। हम हटेगा तो खैर कभी नहीं, बट वी आर द वन दैट इज बोल रहे हैं कि वील हैव ट्रेड विद द लोकल करेंसीज। हम सब कंट्रीज में अपनी लोकल करेंसी का ट्रेड करना चाह रहे हैं। जैसे यूपीआई आपने देखा होगा, यूपीआई को एक्सटेंड करके ना उसको शायद $500 मिलियन तक का वी हैव एक्सटेंडेड यूपीआई इन यूएई। और इसमें ऑब्वियसली $500 मिलियन इंसान तो भेजेगा नहीं, इतना अमीर थोड़ी होता है कोई। $500 मिलियन से ट्रेड करेंगे हम। सो इवेंचुअली वी वांट कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है हमारा, बायलैटरल जो ट्रेड है, दैट शुड नॉट बी गोइंग गवर्न बाय डॉलर। तो हम ये कि डॉलर वॉलर सारा हटाना चाह रहे हैं। दैट्स अ क्लासिक एग्जाम्पल कि अब हम स्मार्ट पावर की तरफ जाते हैं। अब हमको भी चाहिए भाई इंटरनेशनल ऑर्डर्स में वो सब चाहिए। इस तरह की चीज इफ यू आर गुड, लकी और अनलकी, तो इस तरह के क्वेश्चन समटाइम मेंस में आते हैं। उसको थोड़ा वो घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं, कैन एलिफेंट डांस? एलिफेंट मतलब कंट्री लाइक अस जो इतनी बड़ी है, इतनी इंटरनेशनल रिलेशंस में आज भी वी आर वन कंट्री विच इज कंप्लीटली गवर्न, कंप्लीटली डिसाइड ऑन थिंग बाय वैल्यू सिस्टम एंड मॉरल्स। आज भी हमारा पूरा इंटरनेशनल रिलेशन मॉरल्स पे चलता है। तो अब हम गरीबों को छोड़ के ऐसा हाई टेबल पे जाएंगे, अफ्रीका को छोड़ के हम हाई टेबल पे जाके बोलेंगे भाड़ में जाए सब, हमें अपनी सीट दे दो। सो उसके लिए वी हैव टू हैव दिस थिंग कि आज भी ऑन द ग्राउंड वी आर द वन दैट इज वर्किंग फॉर कंप्लीट ग्लोबल साउथ, अंडर डेवलप्ड कंट्री सबके लिए। बट नाउ वी हैव रियलाइज दिस थिंग, सॉफ्ट पावर हैज इट्स ओन लिमिटेशन। एक बैलेंस के साथ हम वी आर द वन दैट इज इंटरनेशनल रिलेशंस में आज भी वी आर द वन कंट्री दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ग्लोबल साउथ। जो पूरा डेवलपिंग अंडर डेवलपमेंट, वी आर द वन दैट इज रिप्रेजेंटिंग दैट थिंग। चाइना नहीं रिप्रेजेंट करता उसको अभी, चाइना उस साइड जा चुका है। चाइना इज द कंट्री दैट इज रिप्रेजेंटिंग डेवलप्ड कंट्री नाउ। व्हेन यू स्टडी और इकोलॉजी, आप उसमें देखोगे ये पूरा क्लाइमेट नेगोशिएशन में वी आर द वन दैट इज नेगोशिएटिंग एवरीथिंग। हम इतनी बुरी तरह नेगोशिएट करते हैं। आपने पढ़ ली इकोलॉजी? जब आप पढ़ोगे उसमें देखोगे क्योटो प्रोटोकॉल में इंडियन कॉन्ट्रीब्यूशन वाज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। जो पल्यूटर पे प्रिंसिपल है, या CBDR है कि एवरीवन हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी बट देयर इज अ डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी ज्यादा है, हमारी नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि क्यूमुलेटिवली आपने किया है। वेस्टर्न कंट्रीज आर द वन दैट हैज डन द पोल्यूशन। करेगा, अभी किया नहीं है, जनवरी में होगा ना उसका। तो वी आर द वन दैट इज नेगोशिएटेड दिस CBDR। तो ग्लोबल साउथ को आज भी हम रिप्रेजेंट करते हैं, बट नाउ वी हैव शिफ्टेड टू दिस स्मार्ट पावर। चाइना ने कभी नहीं बोला क्लाइमेट चेंज के लिए, क्योंकि वो सबसे बड़ा पोल्यूटर खुद ही है वो।
नाउ क्यूमुलेटिवली चाइना का, और जब आप पढ़ोगे क्यूमुलेटिवली चाइना का यूएसए का, क्यूमुलेटिव मतलब जब से ये दिस थिंग फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था 1860 से आज तक यूएसए का क्यूमुलेटिव कार्बन एमिशन वाज ऑलमोस्ट 36-40%, 40% दुनिया का उसने किया था। यूएसए 1980 में चाइना थोड़ी था कुछ। आज के ज़माने में क्यूमुलेटिवली चाइना और यूएसए का बराबर हो चुका है, इतना बड़ा मीटर हो चुका है चाइना। सो पावर लिख लिया हमने। द फर्स्ट वन इज में हार्ड पावर, पावर ऑफ कोहर्जन, based on military and economic might. Coercion. सी आता है कि यस आता है? सी आता होगा शायद। Power of coercion based on military and economic power. The second is soft power. Based on attraction, influence, example is this yoga, art, culture, everything. Then the third one is smart power. Smart power में write down judicious balance between hard power and soft power. Judicious balance between hard power and soft power. एग्जाम्पल में वी वर सेइंग हार्ड पावर का एग्जाम्पल तो जो भी ग्लोबल पावर्स हैं, यूएसए, चाइना, रशिया, ऑल थ्री आर नाउ यूजिंग हार्ड पावर। रशिया तो मिलिट्री हार्ड पावर यूज करता है, यूएसए एंड चाइना इज यूजिंग प्योर इकोनॉमिक देयर हार्ड पावर ऑफ देयर माइट टू कोहर्स दिस इंटरनेशनल ऑर्डर। सॉफ्ट पावर के लिए इंडिया में हमने बोला वी हैव नैम, पंचशील, और स्मार्ट पावर को तो है क्या एग्जांपल, तो क्या होगा स्मार्ट पावर का? द थिंग इज कि दिस शिफ्ट, ड्रास्टिक शिफ्ट इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, नाउ वी आर advocating for global south, but at the same time we are also advocating our presence in the high table. We are advocating our greater influence, greater role in this, and we want our place in the developed part of the country, developed part of the world. हम खुद ही बोल रहे हैं हम विकसित भारत बन जाएंगे. So that is smart power. एंड ये थोड़ा थोड़ा कहीं आप वो सब लिख भी रहोगे तो दिस सॉफ्ट पावर का आइडिया स्टार्ट बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, आईसीटी रेवोल्यूशन के बाद, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन. राइट, देन उसके बाद कीवर्ड्स हैं, सारे कीवर्ड्स वी विल डिस्कस. वर्ल्ड ऑर्डर मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, बहुत सिंपल से. आजकल जो बोलते हैं वी हैव मल्टीलिंगुअल ये वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर. वर्ल्ड ऑर्डर मतलब वेरी सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर. पावर किसके पास है इंटरनेशनल ऑर्डर में, दैट इज द वर्ल्ड ऑर्डर. पहले बाइपोलर हुआ करता था. बाइपोलर मतलब जो कोल्ड वॉर के टाइम में यूएसए वर्सेस यूएसएसआर वाज देयर फ्रॉम 1950s to 1990 तक. There were these two specific poles or easy के around the complete world order was there. There were countries that were camping in USA camp. There were countries that were siding USSR. फिर एक हम लोग थे जो बीच में आ गए. हम ना इस साइड है ना हम उस साइड है. फिर बीच में we have this unilateral world order.
या मोनोपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, पोस्ट 1990s में. And then now we have multipolar. मल्टीलैटरल, मल्टीपोलर सब कुछ सेम ही है. मतलब देयर आर मल्टीपल डिफरेंट कंट्रीज जिनका या तो ग्लोबल इन्फ्लुएंस है या फिर रीजनल इन्फ्लुएंस है. एक कोई सिंगल कंट्री नहीं है दैट इज रूलिंग द कंप्लीट वर्ल्ड. इसके बाद स्ट्रैटेजी तो एक ही बनी हमको, डिप्लोमेसी. डिप्लोमेसी इज द ओनली स्ट्रैटेजी इन इंटरनेशनल रिलेशन. फेयर स्ट्रैटेजी ना, अनफेयर में तो 50 चीजें करते हैं लोग. फेयर स्ट्रैटेजी इज डिप्लोमेसी. डिप्लोमेसी में वी आर प्योरली जस्ट नेगोशिएटिंग. उसमें वी आर लीवरेजिंग अपॉन आवर हार्ड पावर, आवर सॉफ्ट पावर, आवर स्मार्ट पावर, एंड बेस्ड अपॉन दीज पावर वी आर जस्ट नेगोशिएटिंग. ग्लोबल ऑर्डर में हम नेगोशिएट करते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा ना कोई किसी का दोस्त ना कोई किसी का दुश्मन है. ओनली फ्रेंड ऑफ आर इन द इंटरनेशनल रिलेशंस इज आवरसेल्फ. और आर जो हमारा जो लाइट है, ओनली लाइट इज आर नेशनल इंटरेस्ट. इसके अलावा कोई किसी का दोस्त नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं. टू कंट्रीज आर फ्रेंड विद ईच अदर, टू कंट्रीज आर क्लोज विद ईच अदर, दे हैव बोन हैविंग बिटवीन ईच अदर प्योरली बिकॉज देयर नेशनल इंटरेस्ट आर अलाइन. जब तक नेशनल इंटरेस्ट अलाइन है तब तक दो लोग दोस्त हैं, वरना दोस्त नहीं रहते. सो डिप्लोमेसी सिंपल सा काम है. वी वांट टू नेगोशिएट इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड ऑन अ पावर एंड वी वांट टू नेगोशिएट टू इंश्योर कि आवर नेशनल इंटरेस्ट इज अपहोल्डेड. हमें और कुछ नहीं देखना किसी का. बैलेंस ऑफ पावर मतलब बस ये इंश्योर करना कि कोई एक प्री डिस्पोजिशन ना हो, एक ये एक्यूमुलेशन ऑफ के पावर ना हो किसी एक में. दैट इज सिंपल बैलेंस ऑफ पावर. इसका बेस्ट एग्जांपल इज बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन करने का हमने जो किया विद दिस पाकिस्तान. इन 1970s देयर वाज दिस शिफ्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर. वहाँ पे वी हैव दिस ईस्टर्न पाकिस्तान, और ईस्टर्न पाकिस्तान में पोस्ट इंडिपेंडेंस में आप लोग पढ़ेंगे कि उसमें एक सरकार जीती एंड द गवर्नमेंट वाज हाँ मुजीबुर रहमान की वहाँ पे सरकार जीती. एंड दिस उन्होंने प्लेज किया था कि विल मेक वहाँ पे बंगाली कल्चर, बंगाली लैंग्वेज को विल रिकॉग्नाइज बंगाली लैंग्वेज एज दिस नेशनल कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज. बंगाली कल्चर को प्रिजर्वेशन एवरीथिंग विल बी गिवन. एंड द पीपल द सिटिंग ऑन द वेस्टर्न साइड उन्होंने मना कर दिया, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में जो बैठे थे. एंड बेस्ड ऑन दिस थिंग फिर वहाँ पे राइट्स हो गए. और भी फैक्टर्स थे बट दिस इज द मेजर फैक्टर कि इवन जब वो एकदम थम्पिंग मेजोरिटी के साथ जीते उसके बाद भी दे वर नॉट अलाउड टू प्रिजर्व देयर कल्चर एंड एवरीथिंग. और उसके बाद टू चेंज द बैलेंस ऑफ पावर हमने बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया. हमें कुछ नहीं मिला उससे, बट वी हैव जस्ट इंश्योर्ड कि देयर इज एस्टेब्लिश्ड बैलेंस ऑफ पावर इन दिस थिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए कि देयर इज अ टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान और उसमें अनड्यू एडवांटेज ले रहा है इस्लामाबाद और उससे हमारा नेशनल इंटरेस्ट खराब हो रहा है. हमारा नेशनल इंटरेस्ट इसलिए खराब हो, वहाँ पे लड़ाई हो गई तो मिलियंस ऑफ पीपल केम टू इंडिया, क्योंकि वहाँ पे सिविल वॉर एक वो हो गया तो रेफ्यूज के लिए इतने सारे पॉलिटिकल रेफ्यूजीज इंडिया में आ गए. तो हमारा बैलेंस ऑफ पावर खराब, उससे हमारा नेशनल इंटरेस्ट खराब हो गया. नॉर्थ ईस्ट इंडिया में वहाँ पे सिक्योरिटी चैलेंजेस इमर्ज हो गए, इतने सारे दूसरे देश के लोग आ गए वहाँ पे. तो फिर हमने बैलेंस ऑफ पावर रिस्टोर करने के लिए भी इंश्योर्ड कि हम पूरा उसको वो कर दें. एंड अनदर वेरी गुड एग्जांपल इन वर्ल्ड हिस्ट्री इज अमेरिकन इंडिपेंडेंस वाला, जो अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी. देयर इज नो चांस कि जॉर्ज वॉशिंगटन 10,000 लोग भी लड़के थे, वो अनट्रेन्ड लड़के थे, उनसे कोई ब्रिटिश एम्पायर को हरा देंगे. ब्रिटिश वॉज एस्टैब्लिश्ड कॉलोनी ओवर देयर. जैसे हमारी कॉलोनी थी वैसे यूएसए में भी इट वॉज कॉलोनी. एक आदमी ऐसे जैसे हमारे नेताजी ने किया था फोर्स लेके, इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आप कॉलोनी को हटा दोगे वहाँ पे. he was the first and the only this force and only leader जिसने कॉलोनी को हटा दिया. कॉलोनी को हटा के उसने इंडिपेंडेंस दे दी. वो ऐसे पॉसिबल नहीं था. इट वॉज ओनली पॉसिबल बिकॉज ही हैज ह्यूज सपोर्ट फ्रॉम फ्रांस. फ्रांस को कुछ नहीं मिल रहा उसमें, बट फिर भी फ्रांस ने वो किया. क्यों किया? बिकॉज वही 1900 में देयर वाज जीरो सम गेम. या तो देयर वाज ब्रिटिश इन्फ्लुएंस इन द ग्लोबल वर्ल्ड या फिर मेरा इन्फ्लुएंस हो सकता है. उसने बोला मेरा नहीं होगा तो तेरा भी नहीं होगा, मैं डूबूंगा तुझे लेके डूबूंगा. हाँ वही एक जीरो सम गेम था उनके बीच में. ऐसा नहीं बोल सकते थे कि यहाँ पे तेरी कॉलोनी वहाँ पे मेरी कॉलोनी, ना, यहाँ पे मेरी भी होगी तेरी भी होगी सेम एरिया में, क्योंकि एक बैलेंस ऑफ पावर उनको हर एरिया में चाहिए. एंड सेम दे वर फाइटिंग इन साउथ एशिया ऑल्सो. इंडिया में आप पढ़ोगे कि ये ब्रिटिश आने से पहले दे हैव ह्यूज वॉर विद फ्रांस. पूरा मसूलीपट्टनम से लेके थे कैराकिल पढ़ लिया आप लोगों ने. कर्नाटिक वॉर्स, ये वॉर, उसमें फ्रेंच इन्फ्लुएंस वॉज देयर.
उनको सिंपल था, या तो मैं रहूँगा तो तू रहेगा ना, मैं तेरे को भी नहीं रहने दूंगा. सो दिस वाज क्लासिक एग्जांपल. कुछ नहीं मिला फ्रांस को यूएसए में सपोर्ट करके, उल्टा उससे आप बाद में पढ़ोगे कि फ्रांस का जो पूरा एक्सचेकर था वो खत्म हो गया. इतनी दूर वो कहीं पे वॉर सपोर्ट कर रहे हैं. दे हैव गिवन 70,000 पीपल. उस जमाने में 70,000 लोग दिए उन्होंने. आज से 250-300 साल पहले की बात है. तब तो इतनी आबादी भी नहीं हुआ करती थी. एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम दे हैव गिवन इट लार्ज ट्रूप्स ऑन द वहाँ पे ग्राउंड पे. फिर उन्होंने अमेरिकन ये दिस रेवोल्यूशन लड़ाई वड़ाई करी थी. तो उससे फ्रांस का एक्सचेकर खत्म हो गया, उनके सारे पैसे खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया. उससे फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गया. फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज बेस्ड बिकॉज उनका सब खाली हो गया था. उन्होंने बोला तुम्हारे टैक्स बढ़ा देंगे, और वहाँ पे जो सबसे गरीब लोग थे टैक्स भी वही भरते थे सब. तो उन्होंने लड़ाई कर दी. उसमें नेपोलियन वाज द लीडर. फिर उसमें फ्रांस के पूरा जो इनका लुई द 16 का जो राजा था वो भी फिर मरी गया. उसमें टांग नहीं दिया, बिहेड किया था. वही प्यार से नहीं करते वो लोग, पब्लिकली बिहेड किया था उसके पूरे फैमिली को. सो दिस इज बैलेंस ऑफ पावर. कि ऐसा नहीं होता कि उसमें मेरा कोई नेशनल इंटरेस्ट हो रहा है, बट वही कि किसी और का भी उसमें ये यूनिलैटरल पावर एक्यूमुलेशन ना हो, वो भी मैं देख रहा हूँ. फ्रांस को कुछ नहीं मिल रहा था उसको आज़ाद करके, बट स्टिल दे हैव डन दिस थिंग बिकॉज दे इंश्योरिंग कि ऐसा ना हो कल को ब्रिटिश एक ग्लोबल पावर बन जाए. और उसके लिए हमारे पास डिप्लोमेसी है आज के ज़माने में. बस ये नाम पता होने चाहिए, बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. ये डिफरेंट ट्रैक्स होते हैं डिप्लोमेसी के. डिप्लोमेसी मतलब नेगोशिएशन. सिंपली कंट्रीज आर नेगोशिएटिंग टू इंश्योर कि देयर नेशनल इंटरेस्ट इज अपहोल्डेड. ट्रैक 1 डिप्लोमेसी इज जो हम सब जगह पढ़ते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रॉपर डिप्लोमेसी. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आर विजिटिंग अदर कंट्री एंड देन दे आर नेगोशिएटिंग बिटवीन डिफरेंट डील्स. इसमें पहले मिनिस्टर लेवल होता है, फिर उसके बाद हेड ऑफ स्टेट लेवल होता है विच इज रिक्वायर्ड. जनरली मिनिस्टर लेवल पे हो जाता है. मिनिस्टर से नीचे देन सेक्रेटरी लेवल इज ऑल्सो देयर. तो ऐसे 3 लेवल्स में वी हैव दिस थिंग. उसको ट्रैक 1 बोलते हैं. प्रॉपर व्हेन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशंस आर देयर. ट्रैक 1.5 इज जो पर्दों के पीछे होता है. उसमें गवर्नमेंट इज ऑल्सो देयर एंड प्राइवेट प्लेयर्स आर ऑल्सो देयर. अदानी इज पुशिंग कि वी शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन लैटिन अमेरिका बिकॉज वहाँ से उनको बहुत सारा रॉ मटेरियल मिलेगा और फ्यूचर में वो दैट्स अ मार्केट फॉर अदानी. सो वो 1.5 हो गया कि गवर्नमेंट इज देयर बट वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्राइवेट पीपल प्रेजेंस इज ऑल्सो देयर. And then we have track 2 diplomacy. Track 2 diplomacy में there is unofficial बोल सकते हैं, या फिर डीप स्टेट तो बेकार शब्द है इसके लिए. ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में मतलब रिटायर्ड डिप्लोमेट, जो रिटायर्ड प्रोफेशनल्स होते हैं, या फिर पीपल दैट हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स बट दे आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट, जब वो नेगोशिएशन करने जाते हैं, दैट इज ट्रैक 2. इंडिया में ट्रैक 2 नहीं होता. बाकी देयर आर मल्टीपल कंट्रीज जो ये सब करते हैं. क्या यूज करते हैं? ऑपरेशंस नहीं, डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूँ मैं, मार काट नहीं. वो यूज करते हैं ना, लेकिन मार काट नहीं, मतलब एक प्रेजेंस बनाने के लिए, मतलब सीधा अपना गवर्नमेंट का आर्मी तो यूज नहीं करते. नहीं. ट्रैक 2 डिप्लोमेसी में भी सिंपल लोग जाके नेगोशिएट करते हैं, तमीज से बैठ के बस नेगोशिएट करते हैं. इसमें गवर्नमेंट नहीं होती. इसमें पीपल दैट आर रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिशियल्स हो जाते हैं वहाँ पे. गवर्नमेंट का हाथ तो होता होगा. हाँ, गवर्नमेंट के बिना कुछ नहीं होता. गवर्नमेंट इज अलाइंग तभी कुछ हो रहा है. वो बोलने की बात है कि सब हाथों के बाहर है, ऐसे कुछ नहीं होता. एवरीवन इज अंडर द कंट्रोल, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट. इसमें एक आपने नया वो सुना होगा, डीप स्टेट. आजकल दिस थिंग डीप स्टेट पे बीजेपी ने भी वो लगा रखा है कि यूएसए का डीप स्टेट नाउ डज नॉट वांट कि इंडिया यूएसए शुड हैव अ वेरी स्ट्रांग रिलेशन. तो कभी वो कुछ वो अदानी वाला लेके आ रहे हैं, कभी वो लोग कह रहे हैं कि जो हाइजेनबर्ग वाला जो उन्होंने किया, जिससे इंडियन कैपिटल मार्केट को बड़ा वो हुआ था, तो दैट वाज आल्सो स्पॉन्सर्ड बाय इंडियन डीप, वो यूएसए के डीप स्टेट से. हमारा डीप स्टेट नहीं है. डीप स्टेट का मतलब होता है देयर आर पीपल, देयर आर ऑफिशियल दैट आर वेरी वेरी क्लोज एंड वेरी इन्फ्लुएंशियल इन द गवर्नमेंट कॉरिडोर्स, बट वो सरकार नहीं है. डीप स्टेट इज नॉट द गवर्नमेंट. डीप स्टेट आर पीपल, जैसे यूएसए में आपने सुना होगा CIA में देयर आर पीपल, पेंटागन जो उनका जो मिलिट्री वो है आर्म है, उसमें देयर आर पीपल जो डायरेक्टली गवर्नमेंट में नहीं है बट दे हैव वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन द गवर्नमेंट. और उनमें से देयर आर स्पेसिफिक विंग जो नहीं चाहते कि साउथ एशिया में इंडिया का प्रेजेंस इतना स्ट्रॉन्ग हो और इंडिया यूएस रिलेशन इतने क्लोज हो. एंड दैट्स अ फैक्ट. काफ़ी लोग वो नहीं चाहते. सो इसलिए वो बीच बीच में वो लेके आते हैं कि कहीं से कोई इंडिपेंडेंट NGO होता है, वो लेके आता है कि यहाँ पे रिलीजियस टॉलरेंस नहीं, यहाँ पे माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन इज हैपनिंग, दैट इज हैपनिंग. एंड देन दे लॉबी करते हैं गवर्नमेंट को. फिर गवर्नमेंट यहाँ पर आएगी, अभी जैसे ट्रम्प यहाँ पर आएगा क्वाड के लिए, सो एक्सप्लिसिटली दे विल बी सेइंग कि इंडिया में रिलीजियस प्रोसिक्यूशन इज हैपनिंग, इंडिया में माइनॉरिटी प्रोसिक्यूशन इज हैपनिंग, इंडिया में टॉलरेंस इज रिड्यूसिंग. तो ये सब इट्स गेटिंग फ्रॉम डीप स्टेट. सब कनेक्टेड है, सब बिका हुआ है.
हाँ, वेस्टर्न मीडिया इज एक्सट्रीमली लेफ्टिस्ट, उनको भी डीप स्टेट के जरिए से पैसा मिलता है। मीडिया डीप स्टेट डीप स्टेट मीडिया चला रहे हैं वहाँ। पाकिस्तान बोल सकते हैं, पाकिस्तान डीप स्टेट से ही चलता है, पूरा मिलिट्री तो चला रही है उसको। देयर इज नो ऐसे कोई हेड ऑफ स्टेट, कोई सरकार थोड़ी है वो, एवरीथिंग इज रन बाय रावलपिंडी में उनका ये है मिलिट्री हेडक्वार्टर है, सब वहीं से चलता है। इस्लामाबाद में कोई कुछ नहीं चला रहा वहाँ, वो प्रॉपरली इट्स फैक्ट कि ISI चलाता है, दैट्स अनसेड फैक्ट कि वो पूरा ISI चला रहा है उसको। हाँ, वो खुद बिठा देते हैं, नहीं मानोगे तो मार भी देते हैं वो। और डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान वो तो जी इस बात पे रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान में कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए। कश्मीर सिंह शुड बी फ्यूलिंग, मतलब एटर्निटी तक फ्यूल करते रहो, यहाँ से चाइना से वहाँ लड़ाओ, ये कराओ वो कराओ, पाकिस्तान ये कश्मीर हमेशा बना रहे। तो उनके तो जीवन का पर्पस ही है कि इंडिया चाइना में दे शुड नेवर बी अ पीस एंड हार्मनी, और एक कुछ मिले तो मिला, नहीं मिला तो कश्मीर बोल देंगे वो। एंड दे नेवर वांट कश्मीर में किसी तरह का पीस या किसी तरह के नेगोशिएशंस हो, वो उनके डीप स्टेट की वो है। अब वो फिर अलग है, उनका डीप स्टेट क्या चाहता है, वो उनको खुद भी नहीं पता क्या चाहते हैं, उनकी लाइफ क्राइसिस चल रही है। बट ये है कि जैसे बहुत सिंपल सा वो होता है ना पॉलिटिक्स में कि इफ देर इज नथिंग वर्किंग इन योर होम, आपके पास खाने भी नहीं, आपके पास बिजली भी नहीं है, भाई ये बोल तो पड़ोसी की गलती है, उसने कुछ किया, वो मेरा खाना छीन के ले गया, वो मेरा खाना भी वही खा रहा है, तो कुछ भी बोल दो। तो दिस इज हाउ उनका कंप्लीट पॉलिटिक्स इज मूविंग। और कुछ नहीं मिलता तो उनको दे आर ब्लेमिंग ऑन दिस इंडिया, कि इंडिया इज डूइंग बलूचिस्तान में इंस्टेबिलिटी, दे इज डूइंग ईरान वाली बॉर्डर पे समथिंग, अफगानिस्तान के साथ तालिबान की उनकी नहीं बन रही, तो दैट इज ऑल्सो रीजन बिकॉज ऑफ इंडिया। वो सब बोल देंगे वो। कल को इंदस में बाढ़ आ रही है तो वो भी बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इज मेकिंग डिफरेंट डैम्स यहाँ पे, तो पाकिस्तान में बाढ़ आ गई इंदस वजह से। ईस्ट पाकिस्तान और क्या करेगा ये पता नहीं, बोला होगा। तो वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होता है। इंडिया जनरली डू नॉट डू ट्रैक टू डिप्लोमेसी, हमारा नहीं है ऐसा कोई डीप स्टेट। 1.5 वी डू और 1 तो होता ही है। एंड नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी इज व्हेन इंडिविजुअल्स आर डूइंग दिस थिंग। इंडिविजुअल्स मतलब बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स या फिर ट्रेडर्स कम्युनिटी या फार्मर कम्युनिटी, तो खैर इंडिया में है नहीं, ग्लोबली देयर फार्मर कम्युनिटी ऑल्सो, वेरी प्रोमिनेंट फार्मर कम्युनिटी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट देखते हैं। हमारा ग्लोबल फार्म ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं है कुछ, तो वो ट्रैक 3 डिप्लोमेसी होती है। देन दे लॉबी द गवर्नमेंट, यार वे स्पेसिफिक कंट्री इज देयर, स्पेसिफिक रीजन इज देयर, and here the market is there, here the people are there, and here the raw materials are there, so you should have a very strong relation with them. और it's very surprising, इंडिया में now track 3 diplomacy is extremely strong. लैटिन अमेरिका जैसे कंट्री है, वो पूरा जो साउथ अमेरिका वाला पार्ट है, they have very strong reserve of lithium, ये तो आपको पता होगा, पूरा lithium triangle is there, so we have very strong presence of lithium, and they have very strong mineral ores of rare earth metals, जो lanthanide वाला जो periodic tables में है, every element of lanthanide का ore is present in Latin America. Coal is very strong presence over there, and ये पूरा जो crude oil and everything उसका बहुत strong presence है वहाँ पे। वही मतलब पूरा हाइड्रोकार्बन ही मिलते हैं वहाँ पे। अब उसमें दिक्कत ये है कि जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं, वी आर इम्पोर्टिंग देम फ्रॉम चाइना, और ये जो कोल और ये है लिथियम है, वी आर इम्पोर्टिंग स्पेसिफिक कंट्रीज आर देयर। ऑस्ट्रेलिया इज वन सच कंट्री एंड रशिया इज वन सच कंट्री, एंड थोड़ा बहुत कनाडा से। ये दिक्कत हो जाती है कि इफ वी आर डिपेंडेंट ऑन अ कंप्लीट इंपोर्ट ऑन वन स्पेसिफिक कंट्री, इफ वी डू नॉट हैव अ डाइवर्सिफाइड बास्केट, कल को अगर कुछ भी हुआ तो ये कंप्लीट इंडियन मैन्युफैक्चरिंग रुक जाएगा। चाइना के साथ तो देयर वेरी हाई प्रोबेबिलिटी, थोड़ा सा भी देयर इज सम काइंड ऑफ फ्रिक्शन इन द रिलेशन, वो सारा रेयर अर्थ मेटल रोक देगा। एंड बिकॉज ऑफ ये जो इंडियन सेमीकंडक्टर है, इंडियन जो पूरी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिकल मैन्युफैक्चरिंग है, दिस इज बेस्ड ऑन रेयर अर्थ मेटल। तो आर जो बिजनेस कम्युनिटी है, दे आर हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन लैटिन अमेरिका, एंड वहाँ पे जो फ्लैग है, फ्लैग हैज प्रिसीडेड ऑफ दिस ट्रेड। पहले ट्रेड गया, उसके बाद फ्लैग गया। फ्लैग मतलब गवर्नमेंट बाद में गई है वहाँ पे। तो ट्रैक 3 इज प्रेजेंट इन इंडिया, कि वहाँ पे बहुत प्राइवेट दिस थिंग इन्वेस्टमेंट वाज देयर। हमारा जो ऑटोमोबाइल और हमारा दिस थिंग फार्मास्यूटिकल, ये मेजर टू एक्सपोर्ट्स हमारे। स्टील व्हील करते हैं, स्टील इनडायरेक्टली हम कार वार बना के बेचते हैं, सो उनका भी वी हैव एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इन लैटिन अमेरिका। सो आर रिलेशन विद लैटिन अमेरिका बहुत स्ट्रॉन्ग, इसलिए ट्रैक 3 डिप्लोमेसी भी उसका एक रीजन है। बाकी यूएसए में तो इट्स वेरी कॉमन थिंग, वो तो प्रॉपर पैसा देते हैं लोग, मतलब लॉबिंग वहाँ पे एस्टैब्लिश फिक्स, पैसा तो इंडियन गवर्नमेंट को भी मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, बट वहाँ पे लॉबिंग इज अ एस्टैब्लिश थिंग, कि अगर वहाँ का किसी तरह का कोई सेक्टर है, जैसे डेलोइट में वहाँ पे जिस ऑटोमोबाइल सेक्टर है, दे वांट कि चाइना में ऑटोमोबाइल ना चले, या फिर कैलिफोर्निया का सेक्टर है, दे वांट कि चाइना में सेमीकंडक्टर्स ना चले, सो दे प्रॉपर लॉबी करते हैं यूएस गवर्नमेंट को, फिर यूएस गवर्नमेंट उस तरह से काम करती है। वो ट्रैक 3 डिप्लोमेसी होगी। इंडिया में ट्रैक 3 डिप्लोमेसी इज वर्किंग। और बीच में चला था इनफॉर्मल समिट, अब बंद हो चुका है सब।
दिस वॉज वेरी स्पेसिफिक थिंग ऑफ दिस मोदी गवर्नमेंट. अब बंद कर दिया उन्होंने. वो स्पेसिफिकली विदाउट एनी एजेंडा, विदाउट एनी प्रोटोकॉल्स, बिना किसी चीज़ के किसी से मिलने चले जाते थे. तो रशिया में दे हैव द सोची समिट. चाइना के साथ वी हैव 2 सच समिट. एक वुहान में हुआ था, एक चेन्नई में हुआ था. टोटल 3 हमने ऐसे इनफॉर्मल समिट किए हैं. समिट्स का गवर्नमेंट और हेड ऑफ गवर्नमेंट या फिर मिनिस्टर जाते हैं तो उनके प्रॉपर एक एजेंडा होते हैं कि वील बी डिस्कसिंग ऑन बॉर्डर इशूज, वील डिस्कसिंग ऑन ट्रेड, दिस थिंग. वो बस मिलने जा रहे थे इनफॉर्मल, विदाउट एनीथिंग, विदाउट एनी ऐसे प्रोटोकॉल्स एजेंडा के बिना. अब ये सब नहीं होता. बीच में ऐसे उन्होंने ट्राई किया और चला नहीं. ये तो वेकेशन वाला सिस्टम हो गया. हाँ, वही वेकेशन वाला. बस गए, बात करके वापस आ गए. इंडिया रशिया समिट हो रहा है, वो तो फॉर्मल है. वो प्रॉपर फॉर्मल है. समिट का मतलब होता है हाँ, वो ऐसे प्रॉमिस प्रॉपर थिंग. लिखना है क्या ये सब? आपने लिखा क्या लास्ट में? कुछ नहीं लिखा आपने. सो लिखते हैं बैलेंस ऑफ पावर. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड इन्फ्लुएंस. दोनों क्लासेस कब से हुई हैं हमारे जैसे? मतलब ये पहले नहीं था ना क्लासरूम? वो दूसरे इंस्टीट्यूट की है. अच्छा, जो चलेंगे. ये कॉम्पिटिटर है. तो ऐसे चिल्लाते रहने के वो ना हमको वो का डोमिनेट कर दे, हम उनको डोमिनेट. बैलेंस ऑफ पावर रखना पड़ेगा यहाँ. क्या लिखा है उसमें? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर and to avoid accumulation of power in specific countries. Accumulation of power in specific countries. Accumulation of power in specific countries. Balance of power का example if you want to write, so 71 Bangladesh Liberation War. एक एक्सट्रीम स्टेप लिया हमने टू इंश्योर कि देयर इज अ बैलेंस ऑफ पावर इन साउथ एशिया. एंड देन अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. दिस वाज इन 1776. In American War of Independence, French supported US forces against British colony over there. Then next is my diplomacy. Formal talks and negotiation between countries. Formal talks and negotiation between countries in order to uphold their own national interest. In order to uphold their own national interest. इसमें एक एक लाइन लिख लेते हैं सबके लिए. फर्स्ट इज ट्रैक 1. हमको ट्रैक 1 ही पढ़ना है बस. गवर्नमेंट ने क्या बात करी, बाकी तो पब्लिक होती भी नहीं है. डीप स्टेट बात कर रहे, पता थोड़ी चलेगा किसी को क्या बात कर रहे हो लोग. सो फर्स्ट इज ट्रैक 1, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ऑफिशियल डिप्लोमेसी. Government to government official diplomacy. Next is track 1.5. Officials of government and some prominent private individuals. Officials of government and some prominent private individuals. Then track 2, unofficially done by private individuals
then by private individuals like retired diplomats, retired civil servants, and political scientists. And political scientists. ऐसे कोई क्लेम चीज़ नहीं है, बट हम भी पढ़ ही लेंगे कि 1999 में वी हैव आवर सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट, ऑपरेशन शक्ति नाम था शायद उसका. सिंस देन आफ्टर दिस थिंग 1999 के बाद देयर वाज ह्यूज सैंक्शंस ऑन इंडिया. ऑब्वियसली मतलब न्यूक्लियर बम बना रहे हैं तो सैंक्शन ही पड़ेंगे. एंड आफ्टर 1999 वी वाज अ डी फैक्टो न्यूक्लियर वेपन स्टेट. बम बना दिया, हमने दिखा दिया हमारे पास भी बम है, तो वी वर एस्टैब्लिश्ड न्यूक्लियर वेपन स्टेट. उसके बाद वी हैड टू डू लॉट ऑफ ट्रैक टू डिप्लोमा, तो ऑब्वियसली करना पड़ा था. एंड सरप्राइजिंगली इन 2005 वी हैड आवर फर्स्ट सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट. मतलब सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट उनको मिलता है. सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट मतलब कि ये जो न्यूक्लियर यूरेनियम एंड दीज काइंड ऑफ थिंग, हमारे पास तो है नहीं यूरेनियम, सो वी कैन प्रोक्योर यूरेनियम, वी कैन प्रोक्योर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी. हमारे पास इतनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी नहीं, वो भी हम प्रोक्योर ही कर रहे हैं रशिया से. सो उसके लिए वी हैव एग्रीमेंट एंड एस्टैब्लिश थिंग इज दिस, हम बम नहीं बनाएंगे इससे. उसी यूरेनियम से बम भी बना सकते हैं एनरिचमेंट बेटा करके, आपने साइंस सेंटर में पढ़ा होगा. सो उसके लिए हमारे पास जो भी हम यूरेनियम इंपोर्ट करना उसके लिए वी हैव एस्टैब्लिश 1-to-1 सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट. हमने कोई टीटी नहीं साइन कर रखी. वी आर नॉट अ मेंबर ऑफ एनपीटी. हम किसी भी न्यूक्लियर एग्रीमेंट के साइन कुछ नहीं कर रखा, और वी आर नॉट अलाउड स्टिल वी आर न्यूक्लियर वेपन स्टेट. उसके बाद भी सक्सेसफुल 5 साल लगे बस हमको. 1999 से 2005 में वी हैव आर न्यूक्लियर ट्रीटी, सिविल न्यूक्लियर ट्रीटी, वो भी यूएसए के साथ कर दिया हमने. 5 साल में बम बनाने के बाद उस सामने वाला हमको यूरेनियम देने को भी तैयार हो गया है. मतलब ये कर दिया हमने, तो हमने बम बनाया और फिर भी सामने वाला हमको यूरेनियम दे रहा है. दिस वॉज प्योरली हमने बहुत रिगरस ट्रैक टू डिप्लोमेसी करी थी उस टाइम यूएसए के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट के लिए. और पाकिस्तान के साथ तो हम हमेशा करते थे, अभी भी करते हैं. स्टिल वी वांट, जो भी है, वी हैव अ वेरी लॉन्ग बॉर्डर विद पाकिस्तान. और इनफैक्ट द थिंग इज कि ये नेबरिंग स्टेट्स का जो फ्यूचर होता है दैट्स इंटरट्विन्ड. अगर देर इज अ थिंग कि हम ग्लोबल पावर बन जाएंगे, हम विल बी डेवलप कंट्री, और हमारा सारा पड़ोस जो है अंडर प्रिविलेज ही रह जाएगा. सो उस तरह की चीज़ कभी सस्टेनेबल ही नहीं होगी. देयर आर मल्टीपल चैलेंजेस दैट कैन हैपन. एक तो सबसे पहले तो इन्फिल्ट्रेशन होगा, सबसे बड़ी चीज़ तो ये होगा. वो देखेगा भाई बगल में नौकरी है, खाना है, सब कुछ है, सब जाएंगे, तो एवरीवन विल बी मूविंग टुवर्ड्स इंडिया. और भी मल्टीपल थिंग्स होते हैं कि इफ बॉर्डर के अक्रॉस इतना ज़्यादा डाइवर्जेंस बिटवीन डेवलपमेंट, ग्रोथ, सोसाइटी का ये डायनेमिक्स में हो, तो इस तरह की चीज़ कभी लॉन्ग टर्म में वो नहीं होगी. और क्लाइमेट चेंज तो है ही है. वी हैव टू हैव आवर गुड रिलेशन विद आवर नेबरिंग कंट्रीज. पूरा हिमालय वी आर शेयरिंग, पूरा रिवर सिस्टम्स वी आर शेयरिंग. फ्यूचर में बाढ़ आना, सूखा आना, दैट्स अ वेरी कॉमन, मतलब दैट इज इनएविटेबल. बाढ़ सूखा दोनों आने वाले हैं. सो उसके लिए वी हैव टू हैव वेरी क्लोज कोलैबोरेशन विद पाकिस्तान. इतनी बड़ी बॉर्डर है तो करना ही करना पड़ेगा. तो ट्रैक टू डिप्लोमेसी हमेशा करते थे पाकिस्तान के साथ, आज भी करते हैं. ये सब नाम नहीं आता इन लोगों, इन चीज़ों का कभी. एक नमराना डायलॉग करके एक आया था बस, इसका नाम. This was an idea of track to diplomacy between India and Pakistan. Namrana dialogue, Neemrana dialogue. ये कैसे डिस्क्लोज हो गया? बस नाम पता है. नाम ही पता है. इसका मतलब सर इंडिया में ट्रैक टू डिप्लोमेसी है. डीप स्टेट नहीं है हमारा, डीप स्टेट मतलब, लेकिन पर्दे के पीछे बातें तो होती हैं. अब तो बहुत कम हो गया, पहले होती थी. ये 2 मैंने इंसिडेंसेस बताए, इसमें वो एस्टैब्लिश थिंग कि अच्छी खासी ट्रैक टू डिप्लोमेसी हुई थी. देन ट्रैक 3, जब बिजनेस पहले पहुंच जाए. ट्रैक 3 डिप्लोमेसी इज प्राइवेट इंडिविजुअल्स लाइक ट्रेडर्स एंड बिजनेस ओनर्स and people to people. इसके एग्जांपल में हमने बोला कि लैटिन अमेरिका में वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बिकॉज हमारी जो बिजनेस कम्युनिटी है दे हैव स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ओवर देयर. इंडिया साउथ अमेरिका का जो रिलेशन है दैट वाज पुश्ड बिकॉज ऑफ आवर बिजनेस प्रेजेंस ओवर देयर. नहीं, जापान के साथ तो हमारे स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं. मतलब उनके जो बिजनेसमैन हैं यहाँ पे थे ना, तो हमारे जापान के साथ पहले से रिलेशन है. बिजनेसमैन कितने थे? होंडा सुजुकी 2-3 ही थे, 2 थे बस.
वो अभी भी उतने स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस नहीं है जापान का हमारे यहाँ। जो भी इन्वेस्टमेंट होता है सब सरकार से आता है। जो ये बुलेट ट्रेन बना रहे हैं, दिल्ली मेट्रो हाईवे बना रहे हैं, ये सब बना रहे हैं। ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। हाँ, आजकल जैसे आपने अब इफ़ यू आर वॉचिंग वेरी क्लोजली, आप न्यूज़पेपर ध्यान से पढ़ रहे हो तो आप पढ़ रहे होगे कि अब जैसे मोदी जी विजिटिंग, पिछले साल मोदी जी शायद फ्रांस गए थे, तो उसमें दिखाते हैं ना कि दे आर मल्टीपल बिजनेस ओनर्स, जो ये अब नाम तो क्या ही लें, जो फार्मा कंपनी के जो सबसे इन्फ्लुएंशियल फार्मा इंसान है वो भी वहाँ पे जाता है। ऑटोमोबाइल के जो हमारा ऑटोमोबाइल ये ऑर्गेनाइजेशन है उसके दोनों हेड्स और सब हेड्स वहाँ पे जाते हैं। हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बहुत प्रोमिनेंट प्रोड्यूस साथ में जाते हैं, मोदी जी के साथ में जाते हैं। दिस इज टैक्स डिप्लोमेसी कि एक तो गवर्नमेंट इज गोइंग ओवर देयर टू हैव नेगोशिएशन विद फ्रांस एंड बिजनेस पीपल, बिजनेस इंडिविजुअल्स आर आल्सो गोइंग। आई थिंक G20 के साथ एक B20 नाम से भी मीटिंग हुई थी। हाँ, B20, हाँ, दैट्स आल्सो टैक्स डिप्लोमेसी। और आजकल नाम लिखने तो लिख लो, मल्टी ट्रैक डिप्लोमेसी नया चले, सब मिला जुला के। जो मोदी जी के साथ ही बिजनेस डेलीगेट जा रहा है उसको मल्टी ट्रैक बोल सकते हैं। ट्रैक 1 भी है, ट्रैक 3 भी है। The several track working simultaneously if you want to write in one line. Several track working simultaneously. And then this informal summits. Informal summit. इसमें write down, this is a trademark of मोदी गवर्नमेंट डिप्लोमेसी। हाँ, इन पेपर में नाम वाम मत लिखना है, तो मजे के लिए हम बोल रहे हैं। पेपर में डोंट राइट एनी काइंड ऑफ नेम। मोदी गवर्नमेंट मत लिख के आना कभी भी। इनकम्बेंट गवर्नमेंट, करंट गवर्नमेंट, यूपीए, एनडीए, ये सब कुछ नहीं लिखना होता पेपर में। तो इसमें भी मत लिखो यार, ऐसे ही लिखो। ट्रेडमार्क ऑफ करंट गवर्नमेंट डिप्लोमेसी। कोई नाम वाम मत लिख के रहना। अगर बाहर किसी को गाली देनी तो आप दे सकते हो, पुराने इंसान को तो आराम से दे सकते हो। इंडियन भी किसी ओल्ड रिकॉग्नाइज्ड फिगर को ऐसे गालियां मत देना। इफ़ यू वांट टू बी क्रिटिकल अबाउट इंडिपेंडेंस वॉर अमेरिका की सब बोलिए उसमें, यहाँ मत बोलना। 3 थे, एक वुहान में था इनफॉर्मल समिट, एक सोची में था और लास्ट चेन्नई। दिस वॉज विद चाइना, रसिया और चाइना के 3 इनफॉर्मल समिट्स हुए थे। हाँ हाँ, जो मोदी जी धोती में थे, वो महापरिपुरम। हाँ, इनफॉर्मल था। वो दिल्ली नहीं गए, वहाँ पे वहीं पे घूम घाम के वापस। समिट का जो मतलब होता है, इसमें समिट नहीं लिखा हमने। जहाँ भी समिट वर्ड हो, आप कभी ट्रैकिंग पे जाओगे, समिट मतलब होता है चोटी, सबसे ऊपर वाला पार्ट। तो इसमें भी समिट मतलब चोटी, द हाईएस्ट लेवल पे यहाँ पे टॉक्स हो रही हैं। इंडिया में हाईएस्ट लेवल इज द प्राइम मिनिस्टर। समिट मतलब हाईएस्ट लेवल पे जो नेगोशिएशन हैपन। देन फेल्ड स्टेट, 2-4 कीवर्ड्स हैं। फेल्ड स्टेट, स्टेट जो फेल हो गया। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, डोमेस्टिक गवर्नमेंट, पूरा एस्टैब्लिशमेंट जो फेल हो गया, कंप्लीटली कोलैप्स। क्लासिक एग्जांपल इज अफगानिस्तान, उसमें सारा कुछ कोलैप्स हो रखा है। उसमें वॉर लॉर्ड्स हैं, वॉर लॉर्ड ही सरकार में बैठ गए, वो वॉर लॉर्ड ही चला रहे हैं। उनके ओपीएम के, अफीम के खेत है, उनके पास अपने क्रूड ऑयल के वो हैं, उनसे बहुत अमीर है वो। एंड उन्हीं से वो मिलिट्री ऐसे फाइट कर रहे थे और दे हैव कैप्चर्ड, ऐसे ना कैसे क्रूक एंड क्रीक करके दे हैव कैप्चर्ड दिस थिंग, वो सरकार चलाते हैं। दैट्स अ फेल्ड स्टेट। उसमें कुछ ना, उसमें बैलेंस ऑफ पावर, ये वो जुडिशरी कुछ नहीं है। हाँ हाँ, दे आर मल्टीपल ऐसे सच कंट्रीज आर देयर, बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, मतलब मिडिवल टाइम से उसका ऐसे ही चल रहा है। फेल स्टेट में पाकिस्तान इज ऑल्सो फेल स्टेट। हमने बोला उनका डीप स्टेट इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग। डीप स्टेट सबका होता है, किसी किसी का कुछ जरूर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। यूएसए हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग डीप स्टेट, फ्रांस का बहुत स्ट्रॉन्ग डीप स्टेट है। बट ऐसा नहीं होता कि सरकार की नहीं चल रही, वो डीप स्टेट अपना चला रहा है, वो सिर्फ पाकिस्तान में होता है। आईएसआई चला रहा है, उनको जो मन कर रहा है। फॉरेन पॉलिसी डिसाइडेड बाय आईएसआई। अभी तो जा रहे हैं लोग इस्लामाबाद, मेरे को लग रहा है थोड़े दिनों में रावलपिंडी जाएंगे सब, कि सीधा आईएसआई वालों से मिल लेते हैं।
So failed state में write down when domestic government and institutions have been completely collapsed or dysfunctional. When domestic government or institution have been completely collapsed or dysfunctional. Example, Afghanistan, Pakistan, बांग्लादेश नहीं यार, रोग स्टेट. रोग मतलब एनी इंडिविजुअल इन ऑर्गेनाइजेशन कंट्री जो प्रिंसिपल बेस्ड रूल बेस्ड अप्रोच नहीं करती. चोरी करने वाले लोग, झूठ बोलने वाले लोग या फ्रॉड करने वाले लोग, जितने नाम लेने सब लोग जो प्रॉपर दे आर नॉट अबाइडिंग बाय इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, अपने हिसाब से जो भी मोल्ड कर रहे हैं काम, वो सारे रोग स्टेट हैं. हाँ, वो सबसे बड़ा रोग स्टेट है. अपने चोरी का एग्जांपल है नॉर्थ कोरिया का. बहुत कौन सी कंपनी थी, वोल्वो, सम 90 बिलियन और समथिंग का अभी भी चल रहा है वोल्वो कंपनी के साथ. उन्होंने अपनी 5 से सारी गाड़ियां बनाई, रिमेंबरिंग द पर्टिकुलर ईयर, एंड उन्होंने पेमेंट नहीं करा. सो हैं ऐसे दुनिया में लोग. So write down these are specific countries and organization that do not abide international rule of law. International rule of law. इसमें नाम आपको लिखने सारे लिख दीजिए. यूएसए मत लिखना, चाइना, पाकिस्तान, ऑल दीज आर रोग स्टेट. जिस नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं, ईरान सब रोग स्टेट हैं. इसका वो भी लिख सकते हो. अब जैसे ये न्यूक्लियराइजेशन की बात, दे आर मल्टीपल कंट्रीज बड़ी बुरी तरह सब लगा के बैठे हैं. वी वांट टू मेक आवर ओन न्यूक्लियर वेपन. वो भी जैसे एन एग्जांपल रोग स्टेट. ईरान इज वेरी डिस्परेटली वांटिंग कि एक न्यूक्लियर वेपन बन जाए. क्या पता था नहीं बना तो नहीं है, बनेगा तो पता चल जाएगा. वो खुद ही बता देंगे हमारा बन गया. देन फॉरेन पॉलिसी. व्हाट आर द डिटर्मिनेंट, और होती क्या है फॉरेन पॉलिसी. वेरी सिंपली एक लाइन में बोलना, दैट्स अ स्ट्रैटेजी टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट. भाई यही फॉरेन पॉलिसी. दे आर डिफरेंट मेथड, हर तरह के हाथ पैर मारते हैं लोग. And the objective is to ensure in international dynamics में हमारा national interest is upholded. जो भी strategy उसके लिए हम लेते हैं, that's is foreign policy. और जो determinants हैं, बताइए क्या क्या determinants हो सकते हैं, factors जिससे govern होती है foreign policy. ये तो आप लोग बता सकते हैं. हाँ? factors क्या क्या? Diplomacy तो एक medium हो गया जिससे कर रहे हैं. हाँ, इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इकोनॉमिक पावर, इकोनॉमिक कॉम्पिटेंस, और पीस, मिलिट्री पावर. पीस कैसे है? पीस तो चाहिए ना, वो तो एक एंड रिजल्ट हो गया. हम फैक्टर्स बात कर रहे हैं. हाँ, वही इकोनॉमिक प्रेजेंस, हम कल्चर में आ जाता है वो पूरा एजुकेशन, ये वो सब कुछ. और उसके अलावा ये तो आप खुद ही सोच लीजिए क्या क्या करते हैं. और कुछ इंपॉर्टेंट बताइए. और रिसोर्सेज सबसे इंपॉर्टेंट ना, ज्योग्राफी, रिसोर्सेज, ज्योग्राफी, उनकी प्रेजेंस और लोकेशन. लोकेशन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन. तभी हम देखेंगे क्यों ही इतना प्यार कर रहे हैं लोग अफगानिस्तान से. सो इसमें डिटर्मिनेंट्स में एक एक करके स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले लोकेशन. पहले एक लाइन में लिख ही लीजिए, फॉरेन पॉलिसी इज अ स्ट्रैटेजी हाँ एक लाइन, हाँ, स्ट्रैटेजी टू सिक्योर नेशनल इंटरेस्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस.
राइट। तो इसमें द फर्स्ट डिटर्मिनेंट इज लोकेशन। अब एक वेरी प्रोमिनेंट पिलर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी इज वी वांट अ स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन इंडो पैसिफिक। ये तो मतलब है, हम जहां से जैसे भी बना सके, वी आर वेरी डेस्परेटली वांटिंग टू हैव वेरी गुड रिलेशन विद आइलैंड कंट्रीज, स्मॉल आइलैंड कंट्रीज ऑफ इंडो पैसिफिक। वी वांट टू हैव रिलेशन विद लार्ज ग्लोबल प्लेयर दैट हैव देयर प्रेजेंस इन इंडो पैसिफिक। फ्रांस के बहुत सारे आज भी आइलैंड इंडो पैसिफिक। सो वी वांट, हम चाह रहे हैं कि हम फ्रांस के साथ एक वी हैव अ सेपरेट पिलर ऑफ इंडिया फ्रांस रिलेशन दैट स्पेसिफिकली फोकस ऑन इंडो पैसिफिक। वी वांट कि इंडिया का नेवल प्रेजेंस शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग इन इंडो पैसिफिक। हम तो ये भी बोलते हैं कि किसी को कोई दिक्कत है, वी शुड बी द फर्स्ट प्रोवाइडर, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर वाला बोलते हैं हम, कि इफ देर इज एनी ह्यूमैनिटेरियन इशू, इफ देर इज एनी काइंड ऑफ डिजास्टर या किसी भी तरह का रिस्पॉन्स हो, तो वी वन द वन दैट शुड बी द फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड ओवर देयर। हम वी आर द वन, जब हमने अपने बैटन ले लिया कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है इन इंडो पैसिफिक, जो मैरीटाइम ट्रेड हो रहा है, वी आर द वन दैट विल बी इंश्योरिंग कि इंटरनेशनल जो मैरीटाइम ट्रेड है इन इंडो पैसिफिक दैट शुड बी रूल बेस्ड। ऐसा नहीं होना चाहिए दादागिरी से कोई मार रहा है, किसी को कोई लूट रहा है, कोई ये पायरेसी हो रही है। पायरेसी के लिए भी वी वर द वन रिस्पॉन्ड करने गए। आपने देखा होगा रेड सी में जो हो रहा था, ऐसा नहीं था कि वी वर ओनली प्रोटेक्टिंग इंडियन शिप्स, ऑब्वियसली इंडियन शिप हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, बट वी वर ऑल्सो इंश्योरिंग कि रेड सी में एक थ्रू पैसेज हो। जितनी हम अपनी मिलिट्री माइट से कर सकते थे हमने सारा किया उसमें। तो ऐसा क्यों है? सो इट्स प्योरली बिकॉज आर लोकेशन इन इंडो पैसिफिक। इंडो पैसिफिक में हमारी, वी आर द कंट्री दैट हैव मैक्सिमम मैरीटाइम बॉर्डर, 7600 किलोमीटर की हमारी पूरी मैरीटाइम बॉर्डर है। एंड इंडो पैसिफिक इज अ नेचुरल बैकयार्ड ऑफ इंडिया। और इफ इंडिया वांट टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन कंप्लीट द साउथ एशिया या फिर एशिया में, सो दैट इज इनएविटेबल विदाउट इंश्योरिंग कि इंडियन प्रेजेंस इज एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग इन इंडो पैसिफिक। वो बैकयार्ड की तरह, अगर हम उस पानी में नहीं अपना डोमिनेंस हो गया, अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस दिखा सकते, इफ वी कैन नॉट इंश्योर कि यहाँ पे ट्रेड, मैरीटाइम, ये वो, या जो छोटे आइलैंड नेशंस हैं उनका इंटरेस्ट अपहोल्ड ना हो, तब तक देर इज नो चांस हम बोलें कि हम एक रीजनल पावर बन सकते हैं, हम एक बैलेंसिंग पावर बन सकते हैं। अनदर थिंग इज कि हमारी बॉर्डर ही सबसे बड़ी बनती है, वो ओशन का नाम हमारे नाम पे पड़ा, इंडियन ओशन। सो दैट्स अ लोकेशन की वजह से इट्स वेरी वेरी पिवटल फॉर अस टू इंश्योर कि हम यहाँ पे एक वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस हमारी होनी चाहिए। दैट्स वाई इतनी डेस्परेट तो क्या वर्ड है, बट इतनी बुरी तरह वी आर इंश्योरिंग, हम हर तरह की चीज़ करते हैं तो इंश्योर इंडो पैसिफिक में हो। देर इज स्क्वाड, देर इज मिलिट्री एक्सरसाइजेज, देर इज डिफेंस एक्सरसाइजेज, देर इज लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट्स, देर इज ट्रेड एग्रीमेंट्स। हमारे वी हैव स्पेसिफिक रिलेशन विद साउथ ईस्ट एशिया कंट्री, हमारे पास स्पेसिफिक रिलेशन विद फ्रांस। फ्रांस के साथ रिलेशन का एक पिलर है कि इंडो पैसिफिक में जो आपके आइलैंड्स हैं, वी विल बी इंश्योरिंग कि वहाँ पे एवरीथिंग इज गुड। और मोदी जी ने इतनी बार, नाम तो बड़े मस्त रखती है सरकार, सागर एक हमने दिए रखा था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। सागर पता नहीं कैसे बना, उससे बस बन गया ये। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन एंड दैट विल बी इंश्योर्ड बाय इंडिया। ऑल मतलब जो भी स्मॉल आइलैंड कंट्रीज हैं या जो भी उसमें जो मतलब एक स्मॉल प्लेयर्स हैं, उनकी सिक्योरिटी, उनकी ग्रोथ, उनकी ट्रेडिंग इन एवरीथिंग, वो इंश्योर करने का हमारा है। एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, इफ देयर एनी काइंड ऑफ पायरेसी, एनी काइंड ऑफ थिंग दैट इज इंक्लूडिंग द मिलिट्री, ये मैरीटाइम ट्रेड हो या फिर किसी भी तरह की ह्यूमैनिटेरियन नीड है, बिकॉज क्लाइमेट चेंज इज देयर, कहीं पे सुनामी आएगी, कहीं पे कुछ होगा, कहीं पे सी लेवल राइजेस होगा, तो उसमें भी द फर्स्ट रिस्पॉन्डर विल बी इंडिया। तो दैट इज दिस नेट, पूरा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर उसके लिए इंडिया रहेगा। एंड दिस इज प्राइमरीली बिकॉज हमारी लोकेशन इन इंडो पैसिफिक। एंड द थर्ड इज जो हमारा सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। SLOC बोलते हैं उसको। सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन इज ये ओशियंस में देयर आर स्पेसिफिक हाईवे जहां से सारा ट्रेड मूव करता है। सो उन स्पेसिफिक हाईवेज में भी वी आर इंश्योरिंग कि किसी तरह का इसमें एरर ना हो, किसी तरह का कोई और कंट्री उसमें दिक्कत ना दे, या फिर जो चोक पॉइंट्स होते हैं स्पेसिफिक, देयर आर स्टेट्स, अभी देख लेंगे सारे स्टेट्स, तो स्टेट में किसी तरह की दिक्कत ना हो। स्टेट इज स्मॉलर चोक पॉइंट, जैसे ये हमारा दो वाटर बॉडीज के बीच, हाँ, एक छोटा वाटर बॉडी दैट कनेक्ट टू लार्जर बॉडी। ये रेड सी है, ये पूरा इंडियन ओशन है, ये दिस थिंग गल्फ ऑफ वो है एडन, गल्फ ऑफ एडन इज देयर। सो यहाँ पे एक स्पेसिफिक चोक पॉइंट इज देयर अफ्रीका और एशिया के बीच में। क्या नाम है इसका? ये दिस स्टेट दैट कनेक्ट्स रेड सी एंड इंडियन ओशन। ऐसा मत करो यार। हाँ पक्का, बाकी लोग सहमत हैं? भूल गए? ये वाला बाबल मंडप है,
दिस इज स्ट्रेट ऑफ बाबल मंडप। होमरोज ऊपर वाला है, यहाँ पे यूएई फ्रांस है और यहाँ पे द पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है होमरोज। और यहाँ पे वी हैव अनदर दिस थिंग, सुएज कनाल इज देयर, और मैक्सिमम ट्रेड इसी रूट से होता हुआ जाता है, बिकॉज यूरोप से एशिया आने का एक रूट है, नीचे से तो आएगा नहीं कोई, यहीं से आएगा। सो यहाँ पे और यहाँ पे दीज आर द चोक पॉइंट्स। अगर किसी ने यहाँ पे कंट्रोल किया, यहाँ पे बंद कर दिया, तो पूरा मैरीटाइम ट्रेड ही खराब हो जाएगा। सो इन चोक पॉइंट्स को भी इंश्योर करना, सी लेन, ये पूरा सी लेन कम्युनिकेशन हो गया यहाँ से, जो भी यूरोप से जाके एशिया में जो भी ट्रेड हो रहा है, एंड दीज आर द चोक पॉइंट्स, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और यहाँ पे टू इंश्योर कि यहाँ पे फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रेड एंड एवरीथिंग इज देयर, वो सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन को भी सिक्योर करना हमने अपने उस पर ले लिया। विल बी वन दैट इज इंश्योरिंग दैट थिंग। करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा, हुआ क्या था, थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पे ईरान है, यहाँ पे यमन है। अब यमन देश वेश तो है नहीं, वो बिल्कुल मतलब डिसफंक्शनल सी चीज़ है, तो उसमें छोटे छोटे ऐसे वॉरलॉर्ड्स आ देयर। तो एक हुदी रिबल करके वहाँ पे लोग हैं, एंड दे आर सपोर्टेड बाय ईरान। अब वो सिया सुन्नी, उसमें उनका डिफरेंट लड़ाई भी होती है। तो वो जो हुदीज हैं, दे आर द सिया मेजॉरिटी सेक्ट। ईरान इज सिया मेजॉरिटी कंट्री। सिया इज अ मुस्लिम सेक्ट, दो सेक्ट होते हैं मेजरली, सुन्नी और सिया। तो उसमें हुदी को जो है दे आर सपोर्टेड बाय ईरान। अब हुआ क्या कि इजराइल और हमास की वहाँ पे वो फाइट हो गई, उन्होंने गाजा स्ट्रिप में दे इन्वेडेड एवरीथिंग। सो देन इजराइल का जो भी है मैरीटाइम ट्रेड और जो भी था, टू चोक दैट थिंग, उन्होंने किया क्या, हुदी रेबेल ने यमन में ये पूरा बाबल मंडप ही रोक दिया पहले, और उस पर बहुत लड़ाई हुई। तो उन्होंने बोला व्हाट विल डू इफ देयर इज एनी काइंड ऑफ लिंक, एनी शिप कि ये शायद इजराइल जा सकता है, वो शिप हम नहीं जाने देंगे, बाकी जाने देंगे। तो उन्होंने ये पूरा फिर बाबल मंडप चोक किया था हुदी रेबल्स ने, बाय द सपोर्ट ऑफ ईरान। मतलब ईरान ही कर रहा था पैसे देके वहाँ पे। सो दैट वाज अ क्लासिक एग्जांपल कि सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, ऐसे थोड़ा सा भी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट इज देयर तो सबसे पहले सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन बंद कर देंगे। एंड सिमिलरली ये ईरान है पूरा, एंड दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस इन होमरूज। इफ टुमारो कहीं लड़ाई हो गई कि इजराइल ने इन्वेड कर दिया, सऊदी ने इन्वेड कर दिया, यूएई ने इन्वेड कर दिया अगर ईरान को, तो फर्स्ट थिंग दैट दे विल बी डूइंग, वो होमरूज बंद कर देंगे। अपने वहाँ मिलिट्री बैठा के दे कंप्लीटली चोक डाउन दिस होमरूज। और होमरूज के थ्रू ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रेड इज गोइंग, एंड वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड की जगह यहाँ पे एनर्जी ट्रेड हो रहा है। सऊदी, यूएई, दे आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल। एनर्जी ट्रेड बंद हो गया तो पूरा ग्लोबल इन्फ्लेशन और ग्लोबल इकोनॉमी खराब होगी उससे, और वो सब इंश्योर करने का काम हमने ले रखा है कि हम भी करेंगे इसमें। राइट, ये वाला होम रूज है यार, ये इंपॉर्टेंट, ये सब पता होना चाहिए आपको। ऐसे तो फिर काफ़ी जो मैपिंग करनी पड़ जाएगी, ये सब लिख लीजिए। ये होम रूज, ये पर्शियन गल्फ है, पूरा मैप खोलूं क्या अब उसमें। दिस इज रेड सी, ये पर्शियन गल्फ है, एंड दिस इज सुएज कनाल। सो एक लाइन में इसके लिए लिख लेते हैं, वी वर राइटिंग द फर्स्ट डिटर्मिनेंट ऑफ इंटरनेशनल ये फॉरेन पॉलिसी। लोकेशन, India being the largest maritime bordering country of Indian Ocean. Bordering country of Indian Ocean. Naturally have strong interest in IOR, Indian Ocean region. Naturally have strong interest in Indian Ocean region. In IOR. Indian Ocean region. इसमें ये लिख लीजिए सागर, इंडिया प्रपोजेस सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इस तरह के कीवर्ड्स आर एक्सपेक्टेड टू राइट इन योर मीन्स, सागर वागर, ये सब। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन।
the region या Indian region? इन द रीजन, इन ऑल द इन द रीजन, ऑल द रीजन कहाँ करेंगे हम? एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर, ऑल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट जहां भी इंडो पैसिफिक आता है उसमें वी आर सेइंग इंडिया विल बी द वन दैट विल बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑफ द रीजन एंड इंश्योरिंग rule based trade in SLOC, sea lanes of communication, and ensuring rule based trade, ensuring rule based trade in SLOC. Rule based trade in SLOC, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये 3 चोक पॉइंट्स हैं एक इंडियन ओशन में, जैसे बावल मंडप, होमरूज एंड सुएज। एक और है वेरी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट, गुड, वेरी गुड, मलक्का। यहाँ पे वी हैव दिस इंडिया, यहाँ पे अंडमान निकोबार है, यहाँ पे वी हैव मलेशिया, यहाँ पे इंडोनेशिया, इसके बीच में यहाँ पे वी हैव मलक्का। निकोबार, अंडमान एंड निकोबार प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं इसके लिए। वो तो फिर पूरी ज्योग्राफी हो जाएगी यार। ये होता क्या है कि ये जो मेन मलेशिया है, इसके बाद में यहाँ जावा एंड सुमात्रा है, तो यहाँ पे सुमात्रा है, सुमात्रा से जस्ट थोड़ा सा ऊपर भी है ग्रेट निकोबार आइलैंड, निकोबार आइलैंड का सबसे सदर्न वाला, तो बहुत बड़ा है ग्रेट निकोबार आइलैंड। उसके बीच में भी हैव दिस 6 डिग्री चैनल। 6 डिग्री चैनल इज द फीडर चैनल टू मलक्का। 80% ऑफ ऑल द शिप दैट आर गोइंग टू मलक्का 6 डिग्री से होते हुए जाते हैं, मतलब सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन 6 डिग्री से होते हुए जाते हैं। 6 डिग्री इज वेरी क्लोज टू साउथ सदर्न जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है। तो व्हाट वी वांट टू डू, ग्रेट निकोबार आइलैंड में वी वांट टू हैव अ थिएटर कमांड, बना दिया है ऑलमोस्ट। थिएटर कमांड इज, उसमें इंडियन एयरफोर्स, नेवी एंड आर्मी तीनों होंगे, एंड वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस ऑफ इंडियन नेवी इज देयर। और वहाँ पे हम न्यूक्लियर फ्लीट भी लगा रहे हैं अपनी, टू इंश्योर कि वहाँ पे अभी मलक्का में किसी तरह का सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन चोक किया जाए तो अपना हम नेवल माइट से उसको हम ठीक कर सके। तो हम 6 डिग्री चैनल में अपना वो कर रहे हैं, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा दिस थिंग इज देयर, बिकॉज ग्रेट निकोबार आपने इकोलॉजी में पढ़ा, अभी पढ़ा नहीं होता, पढ़ोगे, दैट्स अ पार्ट ऑफ वेरी वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है वो है वहाँ पे बायोस्फीयर रिजर्व भी है, और ऑलमोस्ट 4 वेरी प्रोमिनेंट नेशनल पार्क्स है वहाँ पे। तो बहुत बहुत ज़्यादा उसमें डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और वहाँ पे फिर हम अपना इकोनॉमिक प्रेजेंस भी रख रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली 6 डिग्री चैनल इज देयर, तो यहाँ पे बहुत सारे शिप जाएंगे। सो व्हाट वी वांट इज कि वहाँ पे कम से कम जो शिप जा रहे हैं इनकी मेंटेनेंस, ओवरऑल, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें इंडिया का प्रेजेंस बहुत वीक है। तो नेचुरली हम ये जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसमें अपना प्रेजेंस इंप्रूव कर सकते हैं, हम लॉजिस्टिक वेयर हाउसेज वहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं, कि किसी तरह हम कम से कम इस शिपिंग इंडस्ट्री और ट्रेडिंग इंडस्ट्री में घुसें, तभी यार जो ग्लोबल ट्रेडिंग शेयर है वो इंक्रीज होगा। तो वहाँ पे हम इंटरनेशनल लॉजिस्टिक पार्क, एक इंटरनेशनल ये वाटरवे, एक इंटरनेशनल हाईवे, इंटरनेशनल एयरपोर्ट सब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ग्रेट निकोबार का पूरा वी वांट टू रीडेवलप दिस थिंग, तो उसके लिए एनजीटी में अभी तक बहुत केसेस चल रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा उसमें बायोडाइवर्सिटी लॉस विल बी देयर। अगर इकोलॉजी किसी ने पढ़ा हुआ था, वो गलाटिया करके वहाँ पे एक वेरी फेमस नेशनल पार्क इज देयर, सो गलाटिया का कोर एरिया जाएगा उसमें। थिएटर कमांड हम बना चुके हैं वहाँ पे। सो ये 6 डिग्री चैनल है, ये तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा सब, कल फिर इसका मैप खोल के कर लेंगे। 6 डिग्री चैनल, फिर उसके नीचे वो मलक्का। मलक्का इज द 4th चोक पॉइंट इन इंडियन ओशन। ये 4 मेजर चोक पॉइंट्स हैं। चोक पॉइंट मतलब सारा सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन छोटे से एरिया से कंसंट्रेट होकर जाता है, बहुत छोटा सा, हार्डली 12-13 किलोमीटर का है। तो 5 या 6 नेवल फील्ड लगेंगे, वो पूरा चोक पॉइंट बंद हो जाएगा, तो पूरा वहाँ का रीजनल ट्रेड ही खत्म हो जाएगा वहाँ पे। एंड स्पेसिफिक कंट्रीज है जिनके पास बहुत पावर है, यहाँ पे ईरान इज सच कंट्री, और यहाँ पे जो भी सीरिया में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखता है वहाँ भी ईरान ही है। और यहाँ पे अफ्रीका में देर आर स्पेसिफिक कंट्रीज जिसमें फिर पूरी दुनिया भाग रही है वहाँ पे। जबूटी इज वन सच कंट्री, अर्टिगा इज वन सच कंट्री, इथोपिया इज अनदर कंट्री जो बहुत बहुत क्लोज है मार्बल मंडप के। हाँ, यहाँ पे पायरेसी भी बहुत ज़्यादा होती है, इस साइड बहुत ज़्यादा पायरेसी होती है। यहीं पे वो रेड सी में वो हुई थी, अभी आपने सुना होगा ना, एक हमने बहुत इंपॉर्टेंट सी वेसल कैप्चर हो गया था इंडिया का। सो वहाँ पे पायरेसी भी फिर बहुत ज़्यादा होती है। एंड इंडियन गवर्नमेंट का इंडो पैसिफिक में स्टैंड है कि पायरेसी भी हम रोकेंगे, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बिकॉज हम। बाकी का फिर कल करते हैं, इसका मैप कल बना लेंगे पूरा।